इसलिए लास्ट क्लास का तो मैं लिख ही रखा, लास्ट क्लास का डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आवाज नहीं आ रही मेरी? सीरियसली? आ रही है भैया, आ रही है। विदुला आ रही होगी, मैं कुछ बोल नहीं रहा अभी। अभी आप दोनों बोलोगे, विदुला और मुस्कान बोलेंगी और ये लड़की सुनेगी, तुलसी। फिफ्टीन तक वेट करते हैं, नहीं आते तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं उसके इंतज़ार में ही पूरी टाइम निकाल दूँ। ओके, एक बार देख लो आप दोबारा ज्वाइन करके। बताइए फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? मेरी आवाज़ अभी भी नहीं आ रही क्या? विदुला, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अगर आप नहीं बता सकते तो मेरे को डायरेक्टली बोलो, फिर मैं कराता हूँ। एक्सक्यूज मत बनाओ प्लीज़। विदुला, आई एम टॉकिंग टू यू। व्हाट्स हैपन विद? भैया आपने सिलेबस डिस्कशन करा था ना, आपने आगे मुझे इतना याद है, फिर उन्होंने विदुला ने वो भेजी थी, मुझे फोटो भेजी थी, आप फोटो भेजी थी उसमें। अच्छा, हम्म। और कुछ नहीं बताया पूरे था? इंडस्ट्री ने बताया था। हाँ जी। और कुछ? और कुछ नहीं नहीं बाकी मैंने ना भैया आके मुझे मेरी क्लास में एक मेरा दोस्त आके वो नोट्स बनाता आके वो अच्छा उसने मुझे तो अभी तक के 2 यूनिट तक के नोट दे दिए उसने आके। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अब हम भैया आप तो अब आपके टाइमिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, फिर ये टाइम सही है? ये टाइम ठीक है, ये वैसे टाइम ठीक चेंज है, करना चाहिए? वैसे नो, एक बार अपने ग्रुप पे डाल देना भेजिएगा कि एक बार अगर टाइम को कंफर्टेबल लगता है। हाँ तो मैं भी ओके हूँ, मैं भी आखिर क्योंकि मैं मेरा भी कॉलेज आके 5:30 लास्ट क्लास रहती है सेकंड की। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। इवनिंग क्यों क्या? इवनिंग हो गया? हाँ नहीं भैया, मेरा तो मॉर्निंग है मेरा, आर्यभट्ट कॉलेज है मेरा। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। तो इतना लेट कैसे हो जाते हो? वो हाँ भैया, कि आपके पास टाइम टेबल बिल्कुल सही नहीं है भैया, कि अब 9:30 बजे पीरियड खाली रहता है बस मेरा, उसके बाद आके कंटिन्यू भी रहती है, लेकिन उसका भी टाइम नहीं मिलता, लंच का भी नहीं मिलता। अच्छा, अब देखो ये टाइम हो सकता है 7 से 9, क्योंकि उसके पहले तो फिर तुम भी कॉलेज में होगे, फिर उसके बाद शायद और कोई अवेलेबल ना हो, हाँ जी हाँ जी, है ना? ये टाइम सही है भैया। हाँ जी हाँ जी, सही कह रहे हो आप। हम्म।
तो देखो तुलसी, हाँ जी भैया। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं जब तक बोलूँगा तब तक उधर से आवाज़ नहीं आएगी मेरे पास, ठीक है? क्योंकि माइक ऑफ है, आप मेरे को मैसेज कर देना। तो देखो लास्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़े थे, एक सेकंड वो भी देख लूँ मैं कहाँ गया। ओह व्हाट हैपन, आवाज़ ना आए तो मेरे को ना अब मैसेज कर देना, ठीक है? अच्छा देखो, ये हो क्या रहा है, ये क्या ओपन हो जाता है ये? एक सेकंड रुको, मुझे ढूंढने दो, जस्ट अ सेकंड। अरे वो कहाँ गई, मेरी डॉक्यूमेंट कहाँ गई यहाँ से? आई थिंक यही है क्या? हाँ देखो दिख रही है, विद्युत दिख रही है ना? हाँ, तो देखो मैंने आपकी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सबको रिजल्ट देखना आता है नहीं आता है, डेट लिखी थी, ठीक है? आई होप दिखी रही होगी डेट वगैरह सब कुछ। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, इस साल के आपको कोर्स सब्जेक्ट बताए कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से नहीं, ठीक है? सेम ऐसे ही है जैसे फर्स्ट ईयर में था, सेम ऐसा ही है सेकेंड ईयर में भी स्ट्रक्चर कोर्स का, ठीक है? कोर 1 होंगे, कोर 2 होंगे, कोर 3 होगा, सेक होगा, वैक होगा, ई सी होगा, जी होगा। टोटल हमारे 7 सब्जेक्ट्स होंगे, टोटल हमारे हो जाएंगे 22 क्रेडिट्स, ठीक है? बट थर्ड ईयर में आके थोड़ा चेंज हो जाएगा, थर्ड ईयर का बताऊँ लेकिन सेकेंड ईयर का ही ठीक रहता है अभी, ठीक है? थर्ड ईयर का बताऊँ, हाँ या ना? बताओ बताओ बताऊँ क्या थर्ड ईयर का? स्किप ही कर देता हूँ क्योंकि अब सेकंड ईयर में अभी ये बात करते हैं क्योंकि मैं लास्ट टाइम ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना? आप अपना बताओ, मैं तो बता दूंगा, एज योर विश। नहीं, आप बताओ अपना। ठीक है, तो हमारे थर्ड ईयर में क्या होता है, कोर 3 सेम रहते हैं, ठीक है? हमारा सेक सेम रहता है, वैक और ई सी हट जाता है, ठीक है? जी ई सेम रहता है, और एक नई चीज़ आ जाती है इन दोनों को हटा के, डी एस ई, जिसके क्रेडिट्स हमारे 4 होते हैं। जैसे कि इसके क्रेडिट 2 होते हैं ना, इसके 2 होते हैं, इसको 2 होते हैं, तो इसको मिला के 4 हो जाते हैं। तो हमारे से फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के बन जाते हैं 22 क्रेडिट्स, वैसे मिला के। इसके कितने क्रेडिट होते हैं, 4 4 4 2 2 2 4, कितने हो गए मिला के टोटल? कोई टोटल करके बताया कितना हो गया? हम्म, 22 हो गए, नहीं हो गए? लिखा हुआ है नीचे फिर भी 22 क्रेडिट्स के हो जाते हैं, है ना? सेम एज इसमें भी सेम रहता है, डी एस ई हमारे 4 आ जाता है, इसमें क्रेडिट्स 4 देते हैं। अब मुझे पता है आप लोगों को क्रेडिट्स नहीं पता होगा क्या होता है। क्रेडिट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं जब जब आप अपना रिजल्ट देखते हो, और रिजल्ट मुझे पता है बहुत से लोगों को देखना नहीं आता, सब अपनी सी जी पी और एस जी पी देख के अपने काम चला लेते हैं, लेकिन जो ऊपर होता है मेन स्ट्रक्चर वो आप स्किप कर देते हो, है ना? एनीवेज, अब हमारा जो थर्ड सेमेस्टर का वो क्या कहते हैं, कोर्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं, वो हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1, सॉरी हिस्ट्री ऑफ कोर 1 है हमारा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3, कोर 2 है हमारा हिस्ट्री ऑफ चाइना, और हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्ट या राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 1 हमारा कोर 3 है। इसके अलावा अपने अगर हिस्ट्री के बच्चे तो आपने पॉलिटिकल साइंस ही जी में ली होगी, है ना? और हमारा सेमेस्टर 4 में सेम चीज़ रहती है, लेकिन इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया 4 आ जाती है 3 की जगह, और यहाँ पे चाइना की जगह जापान आ जाता है, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया सॉरी राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 1 की जगह राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 2 आ जाता है, और जी ई सेम रहता है पॉलिटिकल साइंस, अगर आप पॉलिटिकल साइंस कंटिन्यू करना चाहते हो, माइनर डिग्री लेना चाहते हो, ठीक है? इसके अलावा मैंने क्या बताया था,
ये मैंने एक सेकंड को मैंने बताया था डॉक्यूमेंट्स। मैं बताया था मैंने ये अर्ली मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताया था थोड़ा बहुत। ये बताया था कि जो अर्ली मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री है ये एक ऐसा फेज़ है जो कि ट्रांजिटरी फेज़ है, जो कि एंशियंट से मेडिवल के जाते हैं, तो इसका बीच वाला एरिया पड़ता है, इसको हम बोलते हैं अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, जैसे आपने एंशियंट अर्ली एंशियंट पढ़ा था, लेट एंशियंट पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो ऐसे ही हमारा अर्ली मेडिवल और लेट मेडिवल आएगा, फिर उसके बाद अर्ली मॉडर्न आएगा, फिर ऐसा कुछ चलता आता है। ठीक है, एनीवेज इसके बाद हमने समझा था अर्ली मेडिवल इंडिया का क्या मतलब होता है। ठीक है, और हमने जाना था कि अर्ली इंडियन हिस्ट्री के हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। अर्ली बेसिकली इंडियन हिस्ट्री में 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड। ठीक है, पहला था हमारा एंशियंट, जिसमें कि हम देखते हैं किस इसको कैसे देखते हैं, अर्ली वैदिक और क्लासिकल पीरियड की तरह। ठीक है, मेडिवल होता है हमारा जो कि मुस्लिम इन्वेजन से स्टार्ट होता है, जो कि मैंने सिलेबस में ही बताया था। अ, मेरे को आई थिंक पहले सिलेबस बताना चाहिए था। देखो ये हमारा सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली इंडिया का। तो हमारे जो है ना ये वाली चीज़ है, ये इशू ऑफ फॉरेन एंड इंडियन अरब एंड गजनविट्स इन द नॉर्थ वेस्ट चोलास एंड साउथ ईस्ट, इसी यूनिट से हमारा पता चल जाएगा कि ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पे, मुस्लिम इन्वेजन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में। ठीक है, उससे पहले हमारे इंडिया के ही लोग थे, और कुछ लोग मानते हैं आर्यन बाहर से आए थे, आर्यन थे जो, है ना, ये सब। और इसके बाद हमने जाना था लास्ट क्लास में मॉडर्न पीरियड, जिसमें कि हम जानते हैं जब यूरोपियंस जो ब्रिटिशर्स वगैरह यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए थे, है ना। मुस्कान बहुत देर से वेट कर रहे थे जिससे कि कोई बता सके पिछली क्लास में क्या हुआ था, लेकिन कोई भी नहीं आया टाइम पे। ठीक है, और उसके अलावा एक उस लड़की की विदुला की आवाज़ ही चली गई थी, सॉरी मेरी तरफ से उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, फिर हमने ये भी जाना था, अब इतने सारे बच्चे कैसे आ रहे हैं आज गाइज। there are 4 students like Muskan, Ravi, Yash and Yashi. Who is extra? No issues. मेरा से कोई झंझट नहीं है। ठीक है, आई थिंक विदुला होगी, विदुला हो। कोई तो एक्स्ट्रा आया है इसमें। बताइए कौन एक्स्ट्रा आ गया, आप माइक ओपन कर सकते हो। बताइए भाई, ऐसे कैसे चलेगा भाई, ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, एनीवेज ये हमने जाना था अर्ली मेडिवल इंडिया के रिप्रेजेंट को, मतलब क्या क्या दिखाता है हमें, जो ट्रांजिटरी फेस है अर्ली मेडिवल इंडिया क्या रिप्रेजेंट करता है हमें। हमें देखने को मिलता है इस टाइम डिक्लाइन हो रहा है सेंट्रल एम्पायर्स का, राइज देखने को मिल रहा है रीजनल किंगडम्स का, शिफ्ट हो रहा है हमारा मोनेटाइज इकोनॉमी से एग्रेरियन इकोनॉमी पे। साथ ही साथ हमने क्या देखा इसमें, एक सेकेंड, साथ ही साथ में देखा इमरजेंस ऑफ फ्यूडल पॉलिटी भी देखने को मिली हमें। ठीक है, और इस टाइम हमें ये देखने को मिला जो सेंट्रलाइजेशन था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, और जो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम जा रहे थे, एग्रेरियन इकोनॉमी हो रही थी हमारी। ठीक है, और कुछ फ्यूडल फीचर रहे जो कि डिफाइन करता है मिडिवल एरा को। अभी क्या क्या है हमारा मिडिवल एरा, ये सब कुछ ये हमने पहले जान चुके हैं, बार बार इसको बार बार इसको नहीं जानेंगे। इसमें हमने भी जाना था ट्रापाइटाइट स्ट्रगल के बारे में, जिसमें कि पालास, गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास के बारे में जाना था, कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, और किसने क्यों कहाँ पे लड़ाई करी थी, किसके लिए लड़ाई करी थी, तो बेसिकली यही है
मुस्कान बताओ किसके लिए लड़ाई करी थी, किस कॉमन जगह के लिए लड़ाई लड़ रहे थे ये लोग? यस, कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, ये कौन है? पालास लड़ रहे थे इधर साइड से, जो ईस्ट इंडिया की तरफ से, और राष्ट्रकूटा से सेंट्रल इंडिया की तरफ से, और ये गुर्जर प्रतिहारा कहाँ से लड़ रहे थे? वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, या फिर इस साइड से। ठीक है, इसके बाद आज हम ये करने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना, ये जो फालतू की चीज़ ही है ये बेसिकली, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन ही कंटिन्यू होगा काफ़ी टाइम तक, तो मैं ये नहीं चाहता कि इंट्रोडक्शन काफ़ी टाइम तक लंबा चल जाए, तो इसलिए मैंने कहा जो इम्पोर्टेंट है चोला वाला वो करते हैं आज। लेकिन उससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ चाइना में भी देखा था ओपियम वार। ठीक है, लेकिन उसको हमने पहले सिलेबस जाना था। ये जो मैंने कहा था कि ओपियम वार भी कर लेना है, ठीक है, ओपियम वॉर कर लेना, टाइपिंग मूवमेंट, बॉक्सर मूवमेंट कर लेना, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट कर लेना, और रिवॉल्यूशन ऑफ 1911 कर लेना। ये भी देखो 4-5 क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं फालतू के। देखो ये कन्फ्यूशन वैल्यू सिस्टम है, ये जितना लग रहा है हार्ड उतना हार्ड है नहीं, लेकिन सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है। कन्फ्यूशन क्या है, कन्फ्यूशन क्या है, वो मैंने नीचे बताया था, बताऊंगा अभी। ठीक है, एक बार और। कन्फ्यूशन एक टीचिंग है, बिलीफ है, जो कि कन्फ्यूशियस करके इंसान था, जो कि इसके फाउंडर माने जाते हैं। एंशियंट चाइना में इन्होंने ये फाउंड किया था, जो कि एक एंशियंट चाइनीज़ फ़िलोसोफर रहे हैं। ठीक है, और ये जो उनके बिलीफ्स हैं वो हमारे देखे गए हमारी चाइना की सोसाइटी में, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में लगभग 200,000 साल से भी ज़्यादा। ठीक है, और ये कुछ हमें बताता है कैसे हमें जीना चाहिए, फैमिली के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, और कैसे हमें मोरल बिहेवियर रखना चाहिए, कैसे हमें हारमोनियस रिलेशनशिप रखना चाहिए, है ना, कैसे हमें स्टेबल सोसाइटी बनानी चाहिए, ये सारी चीज़ हमें बताते हैं कन्फ्यूशन वैल्यू सिस्टम। और हमने इसके अलावा जाना था ओपियम वॉर्स। ओपियम वॉर क्या है? एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है। ह्यूमिलिएशन क्या होता है? बेइज्जती, जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था मेरे को मुस्कान ने, और जिसका मतलब भी वही होता है, ह्यूमिलिएट करना, किसी को बेइज्जत करना। वो कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, इसकी मैंने बहुत बड़ी स्टोरी सुनाई थी, लाइक बहुत इंटरेस्टिंग हो गया आप लोगों के लिए, है ना। और आज जो वो बताऊंगा वो आज मैं हिस्ट्री ऑफ राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट वाला बताऊंगा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या था, जो चाइना था और ब्रिटेन था, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी ओपियम वार को लेके। चाइना चाहता था कि इसको बैन कर दो ओपियम को, क्योंकि इससे हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लती हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको लत लग रही है। लेकिन जो ब्रिटेन के लोग थे वो कहना भैया इससे हमें पैसा मिल रहा है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे पैसा चाहिए मेरा। वो फिर भी उनको सेल करे जा रहे हैं, सेल करे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, ओपियम दे जा रहे हैं, भाई तू ले, तू ले, तू ले, तू ले, तू ले। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपने इनकम से मतलब है, इनकम हो रही है। चाइना में ओपियम डाले जा रहे हैं ये लोग। ठीक है, और जो चाइना के लोग हैं वो इतने लत हो गए, इनको इतनी लत लग गई है कि उनको बिना ओपियम के रह नहीं सकते। ठीक है, तो एक हमारे थे कौन, लिन जेक्सू, उन्होंने एक ब्रिटेन की वो आई थी शिप, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि ब्रिटेन ने पार्लियामेंट में जाके ये सारी बातें करी। ओपियम होता है अफीम, अफीम एक नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, नशीला पदार्थ होता है ओपियम। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, जस्ट एक चीज़ और मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, जो भी आपके क्वेश्चन हुआ करें जब मैं कंप्लीट कर दिया करूँ, जब आप पूछा करो, क्योंकि मैं टॉपिक से निकल जाता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से बात हुई। अभी आप देखो, मैं आपको जो पीडीएफ देना होता है मैं बता दूँ कौन सी पीडीएफ देनी होती है, लेकिन जो नोट्स हैं पूरे में जब कंप्लीट हो जाएगा सारा कुछ, जब आपको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि आधे आधे नोट्स दूंगा, आधे आधे नोट्स दूंगा, तो मुझे नहीं लगता वो कोई वैलिड चीज़ होगी। फालतू के आप लोग कंफ्यूज हो गए अपने एग्जाम के टाइम की, भैया फाइनल वाली है कौन सी, है ना। हाँ हाँ, भाई चैप्टर के एंड में। और एक चीज़ मैं बता रहा था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट, उन्होंने डिस्कस किया कि भाई अब नहीं, इसने हमारी शिप पे अटैक कैसे किया, अब इसको भुगतना पड़ेगा। तो उसने वॉर किया ब्रिटेन ने चाइना के लिए। चाइना भी कह रहा हाँ चलो हम लड़ेंगे, लेकिन चाइना के इतना ट्रेडिशनल वे में वो लड़ते थे, लाइक जब वो गन पाउडर आ गया था, लाइक उनके पास अभी पहले से ही लड़ रहे हैं वो, इतने कैसे जीत जाएंगे। तो जिसमें चाइना हार गया, और चाइना हारा तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी जो कि थी नैनजिंग की, ट्रीटी ऑफ नैनजिंग, जो कि 1842 में साइन हुई थी,
जहाँ पे कि ये एक तरीके की अनइक्वल ट्रीटी थी। इसमें क्या हुआ था, चाइना को देना पड़ गया ब्रिटेन को हांगकांग अपना। हांगकांग कहाँ पर है रवि और यश, हांगकांग कहाँ पर है? गूगल पे से चेक करके मत बताओ। हाँ चाइना में ही है, ठीक है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जस्ट ये जो मैं बात कर रहा हूँ मेरे बातों में ही आंसर होता है, ठीक है। अरे कोई इशू नहीं है, मेरे बातों में ही आंसर होता है। मैंने क्या बोला अभी, जस्ट ऐसे ही बोला था कि चाइना को देना पड़ गया ब्रिटेन को हांगकांग। चाइना देगा तो चाइना में, ये सीधी सी बात है ना। तो साथ ही साथ चाइना ने हांगकांग दे दिया ब्रिटेन को। इसके अलावा जो चाइना था उसने अपने पोर्ट ओपन कर दिए, 5 पोर्ट ओपन कर दिए फॉरेन ट्रेड के लिए ब्रिटेन के लिए, ठीक है। क्योंकि जो अफीम डाल दे दिए जा रहा था ब्रिटेन, तो चाइना ने सोचा अब सारे जितने पोर्ट हैं सब बंद कर दो, ठीक है। तो बंद कर दिए तो ब्रिटेन का लॉस होगा। तो भाई इसने अब क्या करा, इस ट्रीटी अनइक्वल ट्रीटी के थ्रू इसने बोला अब तुम्हें अपने 5 पोर्ट ओपन करने पड़ेंगे हमारे लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए, हमें कुछ नहीं पता। अब जो लार्ज इंडिमिनिटीज़ होती हैं पेमेंट टाइप के, जैसे कि मेरे कॉलेज मतलब मेरे में और आप में लड़ाई हुई, ठीक है। आप में मतलब कोई भी एक, मतलब आप ही मान लो कोई एक ही होगा सामने जो मेरी बात सुन रहा है। तो देखो आपने मेरे पे तोप चलाई, मैंने आप पे तोप चलाई, आपने मेरे पे तोप चलाई, मेरा नुकसान हो गया, मैंने आप पे तोप चलाई, आपका नुकसान हो गया। अब भाई मैं जीत गया उसमें, तो मैं कहूँगा भाई तूने मेरा तोप चला चला के तोड़ा है ना, पीछे का सारा बैकग्राउंड वगैरह जितना भी घर वाला तोड़ा है, अब उसके पैसे मुझे दे तू। अब ये क्या बात होगी, एक तो भाई लड़ तो मैं भी रहा हूँ, डिस्ट्रॉय तो मैंने भी आपका किया है, लेकिन मैं जीत गया हूँ ना, तो फिर मैं आप पे अपनी दादागिरी करूँगा कि भाई ऐसा है, जो तुमने जो तुमने वो कर दिया ना मेरा नुकसान, अब उसकी भरपाई कर दो चुपचाप से। ऐसे ही ब्रिटेन कर रहा है चाइना से, अब तुमने हमारा जो नुकसान कर दिया उसकी भरपाई करो। जो भरपाई का पैसा होता है उसे बोलते हैं इंडिमिनिटीज, ठीक है। समझ गए, थम्स अप कर दो। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा, जो फॉरेन पावर थी, जो फॉरेन पावर यानी ब्रिटेन और ये फ्रेंच वगैरह थी, क्योंकि ब्रिटेन के साथ फ्रेंच भी लड़ रहा था, उसने अनइक्वल ट्रीटीज़ ही साइन करवा ली। जो अनइक्वल ट्रीटीज़ होंगी ना, मतलब कि ब्रिटेन के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है लेकिन चाइना के लिए नहीं है, समझ रहे हो। ये होती है हमारी अनइक्वल ट्रीटीज़, ठीक है। और ये भी जाना था। अच्छा ये मुस्कान बताएगी, मुस्कान बताओगी क्या? अगर बताओगी तो यस लिखो, राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट वाला। आई एम वेटिंग मुस्कान। चलो ठीक है, इससे ना मुस्कान का रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ बताओ मुस्कान, यू कैन ओपन योर माइक नाउ। मेरे से बोलना ना स्लाइड नीचे कर दो, मैं कर दूंगा, ठीक है। हेलो भैया। हेलो मुस्कान। तो भैया आपने राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट में बताया था, पहले तो आपने बताया था पीरियड्स डिवाइड हुए थे। तो जैसे पहला पीरियड था वो एंशिएंट पीरियड था, जो कि अर्लीस्ट टाइम से था और 400 सेंचुरी तक था। उसके बाद आपने टाइम बताया था मेडिवल टाइम, जो कि 400 से 1400 सीई तक था। उसके बाद था मॉडर्न, जो 16 सेंचुरी से और आज के प्रेजेंट टाइम तक था। और जो मॉडर्न टाइम था उसको आपने डिवाइड किया था 3 फेजेस में, अर्ली मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो अर्ली मॉडर्न पीरियड था, उसकी टाइमिंग है 1500 to 1800 CE, and the modern period was from 1800 to 1950, and postmodern was 1915 to present. उसके बाद आपने बताया था पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, जो ट्रेडिशनल फ्यूडल सोसाइटी थी वो ट्रांजिट हुई थी मॉडर्न सोसाइटी में। तो उसमें जो मेन जो 5 चेंजेस आए थे वो थे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस। सो द इकोनॉमी पहले लोअर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, लेकिन लेटर ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था मॉडर्न सोसाइटी में। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम पहले मोनार्क था और बाद में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई थी। सोशली पहले फ्यूडल रैंक या हायरार्कियल सिस्टम होता था एंड लेटर ऑन क्लास बेस्ड सोसाइटी आ गई थी। और उसके बाद इंटेलेक्चुअली फेथ लोगों में ज्यादा था और लॉजिक कम था, लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी थी उसमें रीजनिंग और लॉजिक बढ़ गया था।
उसके बाद रिलीजियसली लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे पहले, और जब मॉडर्न सोसाइटी आई तो लोग सेक्युलरिज्म को फॉलो करने लग गए थे। क्लास बेस्ड सोसाइटी आपने बताया था कि जैसे जो डिवाइड हुई थी क्लासेस, जैसे कि पहले राजा होता था, फिर उसका बेटा होता था, फिर उसका बेटा वही बन सकता था, तो ऐसे हायरार्कियल सिस्टम था। लेकिन उसके बाद क्लास बेस्ड आ गया, जैसे टीचर्स का अलग हो गया था, और जो जैसे कॉबलर्स अलग हो गए, ऐसे क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया था, और वो हायरार्कियल सिस्टम नहीं रहा था जैसे पहले था। बिल्कुल। उसके बाद जो मॉडर्नाइजेशन था आपने बताया था, वो एक प्रोसेस होता है टू चेंज, फ्यूडल में चेंज करने के लिए, और मॉडर्निटी उसका रिजल्ट होता है। हम्म। सो यही हमने जाना था पिछली क्लास में, राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट में, ठीक है। हमने ज़्यादा नहीं जाना था क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ठीक है। लेकिन आज हम जानेंगे बहुत ज़्यादा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है, क्या है टॉपिक, एक सेकंड दिखा देता हूँ फिर आपको मैं बताऊंगा। टॉपिक है हमारा ये, ओरिजिन, कोर्सेज कोर्स एंड रिजल्ट्स ऑफ द यूरोपियन रिफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये क्या है, कैसा कैसा है, मतलब क्यों है, वो हम इसमें जानेंगे। तो देखो भाई, रिफॉर्मेशन बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, जैसे सेम एज रेनेसेंस भी एक अलग टॉपिक है। इनका कोई आपस में मेल नहीं है, ठीक है। और ना ही इसमें बिल्कुल मेल है। देखो, पहली यूनिट से दूसरी का कोई मेल नहीं है, दूसरी का तीसरे से कोई मेल नहीं है, लेकिन तीसरे का चौथे से मेल है, और चौथे का पाँचवें से कोई मेल नहीं है, और इसका तो कोई मेल है ही नहीं किसी से, ठीक है। इन दोनों का थोड़ा सा कोरिलेटेड है ये, ठीक है। रेनाइसेंस है, रेनाइसेंस यानी पूर्ण निर्माण या फिर पूर्ण जन्म होता है जो, ठीक है। रेनेसा बोलते हैं, फिर रेनाइसेंस बोलते हैं बहुत लोग। सेम ऐसे ही, क्योंकि इस टाइम रेनाइसेंस के टाइम पे जो लोगों की सोचने की शक्ति थी वो बढ़ गई थी। लोग अब फालतू की चीज़ें नहीं कहते थे। अभी फेथ, जैसे मैंने बताया था कि फेथ कम हो गए, तो लॉजिकली लोग सोचते थे, पेंटिंग बनाते थे। जैसे कि बहुत सी पेंटिंग्स आपने पता है, मोनालिसा की पेंटिंग इसी दौरान बनी थी, है ना, आर्ट्स में। आप इसको लिखना पड़ेगा मोनालिसा वगैरह, वो रेनेसेंस जब मैं कराऊंगा वो करना, ठीक है। लेकिन लोग जैसे ही लॉजिकली सोचना स्टार्ट हुए, तो लोगों को लगता था कि ये धर्म में ही लोग सोचते हैं, जो पोप वगैरह हैं, जो पादरी वर्ग है, वो कुछ भी बोल देते हैं, हम कुछ भी मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं, रिफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। गाइज, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कि जस्ट एक सेकंड को पूछने के वाला हूँ। मैं जस्ट ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बाइबल लैटिन में लिखी है सिर्फ, और आपको आती सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, तो तुम्हारे रिलीजन का कंट्रोल किसके पास होगा? मेरे को कमेंट में बताओ। जस्ट बाइबल आप मान लो, जस्ट कोई सी भी, जो आपका एक एग्जांपल दिया है मैंने। अच्छा, और बताओ, और बताओ। चलो, मैं आपसे ना कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। और वही चीज़ आपको मेरे को बताना होगा। पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन की रिफॉर्मेशन बताओ क्या है, रेनेसेंस क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा। बहुत सिंपल सी चीज़ होगी जो आई थिंक आपकी लाइफ से रिलेटेड होंगी, ठीक है। ये चीज़ बताओ मेरे को, अगर स्कूल में प्रिंसिपल हर चीज़ डिसाइड करे और टीचर की कोई मर्जी ना चले, तो क्या टीचर खुश रहेगा? अब सोचो, 1500 और 1600s में, यानी 15-16 सेंचुरी में, रूलर्स और पोप के बीच में रिलेशन कैसा होगा? समझे कुछ? क्या क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? चलो, मैं और एक इजी तरीके से बताता हूँ। प्रिंसिपल एक हेड अथॉरिटी रहता है, स्कूल का होता नहीं होता है, और टीचर उसके अंडर में आता है, आता है नहीं आता है? आता है ना।
जैसे कि एक सेकंड रुक जाओ। जैसे कि आप ये देख रहे हो, किंग है, किंग के नीचे नोबल है, नोबल के नीचे नाइट है और नाइट के नीचे पीजेंट्स हैं। जैसे कि प्रिंसिपल ही हो गया, टीचर ही हो गया, समझ रहे हो? वैसे अब तुम इस तरीके से समझो ना कि आप वो वाला समझो कि हाँ टीचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा कुछ क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। बताओ भाई। हम्म। आई थिंक आप मेरा क्वेश्चन समझे फिर नहीं समझे, मेरे को ये बताओ। चलो कोई बात नहीं, दोबारा समझाता हूँ। देखो, प्रिंसिपल अगर हर चीज़ डिसाइड करे, जैसे आप स्कूल में हो, स्कूल जस्ट इमेजिन करो, आंख बंद करके आप स्कूल में हो, ठीक है? उसके बाद टीचर आपको पढ़ा रहा है। अब टीचर का मन है कि वो आज आपको रिफॉर्मेशन पढ़ाए, लेकिन प्रिंसिपल कह रहे नहीं, आज आपको डिबेट पढ़ानी है। मुझे नहीं पता, मुझे डिबेट ही पढ़ानी, बच्चों को आपको डिबेट ही पढ़ानी है। प्रिंसिपल बाबा टीचर को फोर्स कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, आपको बच्चों को डिबेट ही करानी है। अब टीचर है, उसकी मर्जी नहीं चल रही। अब भाई टीचर जो जिसका मन करेगा टीचर को वही तो पढ़ाएगा ना, जिसका वो पढ़ के आएगा, फिर जो जिसमें इंटरेस्ट होगा उसका सबसे पहले वही कवर कराएगा, है ना? तो वही चीज़ प्रिंसिपल करे नहीं, तुम्हें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलना, तुम्हें चलना है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं कहूँगा तुम्हें वो पढ़ाना है। या फिर एक चीज़ मान लो, जैसे कि टीचर है मैथ का, वो कह रहा है प्रिंसिपल नहीं, तुम्हें हिस्ट्री पढ़ानी है, तो तुम्हें क्या लगता है कि टीचर खुश होगा इस चीज़ को लेके? है ना? ऐसे ही क्या था, लाइक अब सोचो 1500s में रूलर्स और पोप्स के बीच में सिर्फ ऐसा ही रिलेशन था। समझ रहे हो? किंग और पोप कौन होते थे? किंग तो ये होते थे हमारे किंग वाले, किंग ये होते थे किंग, और ये होते थे हमारे पोप। पोप इस क्लास से आते थे, इस कैटेगरी से आते थे, इस हायरार्कियल ऑर्डर से आते थे, ठीक है? समझ रहे हो? और एक और क्वेश्चन ये है, सोचो तुम्हारे पास एक ऐप है, लाइक एप्लीकेशन, द मोबाइल एप्लीकेशन, जो तुम्हारी सारी गलती डिलीट कर दे। बस आपको आपसे वो पूछे कि आपको 500 रुपये देने हैं, मैं आपकी सारी गलतियाँ डिलीट कर दूंगा, तो आप उसको यूज़ करोगे? एक एप्लीकेशन डाली आपने मोबाइल में प्ले स्टोर से, और आपने यूट्यूब पे ऐड दिले कि आप अगर आपने ये इंस्टॉल कर लिया वाला ऐप, तो आपके जितने भी पाप होंगे, जितने भी आपने गुनाह किए होंगे, जितनी भी आपने गलती करी होंगी, सब खत्म हो जाएंगी। हाँ मैंने पढ़ा था यश। तो आप करोगे? बताओ मुस्कान। अच्छा आप करोगी। और वो ऐप ऐसा है कि जितने आपने पाप किए हैं, आपने जितने पाप करे हैं, आपने जितनी भी गलतियां कर दी हैं, है ना, वो ऐप कहेगा कि आप मेरे को 500 रुपये दे दो, मैं जितनी भी गलतियां सब हटा दूंगा, सब डिलीट कर दूंगा ज़िंदगी भर के लिए। क्या ये पॉसिबल है? और ऐप ये चीज़ भी कहेगा कि अगर आपकी सारी गलतियां डिलीट हो जाएंगी, तो यानी आप एक शुद्ध इंसान हो जाओगे। शुद्ध इंसान होगा, वो जाएगा हमारा स्वर्ग में, है ना? अगर आपकी कोई गलती नहीं होगी तो आप स्वर्ग में जाओगे, अगर बहुत सारी गलती होंगी तो आप नर्क में चले जाओगे। तो ये चीज़ डरा डरा के आपको ऐप को पैसे देने नहीं देने। और यहाँ पे रवि ने यस लिखा है, मुस्कान ने यस लिखा है, यशवर्धन ने नो लिखा है। सो बेसिकली इसका आंसर नो ही है, ठीक है? अब सोचो, इंडलजेंसेस क्या था? इंडलजेंसेस बेसिकली व्हाट इज इंडलजेंसेस? अब मैं देखो आपको मैं कुछ टर्म्स के साथ रिलेट कर रहा हूँ, मुझे पता है भी थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ठीक है? अरे यार क्या हो रहा है ये? अच्छा सुनो, इंडलजेंसेस एक तरीके की डॉक्यूमेंट थी, जिसमें कि जो पोप हुआ करते थे, पोप पता है क्या होता है? पोप बेसिकली फादर होते हैं, जो चर्च के फादर होते हैं उन्हें पोप बोलते हैं, पादरी बोलते हैं हिंदी में, पोप बोलते हैं, फादर बोलते हैं, बिशॉप्स बोलते हैं, बहुत से उनके अलग अलग टर्म्स होते हैं। आप कन्फ्यूजन मत होना कि भैया ने तो बताया नहीं, ठीक है? पादरी फादर, हाँ भाई।
और इनका ये मानना था कि अब बेसिकली ये था कि उनको ना फंड चाहिए था, उनको पैसे चाहिए भैया। अब वो इतने लालची हो गए थे कि उन्हें कुछ भी करना है, उन्हें पैसे कमाने हैं इन एनी हाउ। कुछ भी करो भैया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो पैसे चाहिए, है ना। तो उन्होंने एक नई सिस्टम चला दिया, अब मैं लोगों की दिमाग दिमाग के साथ खेलूंगा। अब लोग को विश्वास करना होगा कि स्वर्ग होता है और एक नरक होता है। तो लोगों को बोलते थे वो, देखो भाई तुमने जितनी भी गलतियां कर दी हैं, जितनी भी गलतियां कर दी हैं ज़िंदगी में, हम सारी माफ़ कर देंगे, सारी माफ़ कर देंगे, और आप स्वर्ग में जाओगे। और ये बताओ, आप जस्ट अभी 1500 के इंसान हो, 1500 या उस टाइम के, अभी आप 2025 के लेंस हटा दो, आप 1500 का लेंस लगा लो, लगा लिया, थम्स अप कर दो। लगा लिया, अच्छा लगा लिया, रवि ने भी लगा लिया, यश ने भी लगा लिया। वॉट अबाउट यशी एंड मुस्कान, लगाया नहीं है अभी? जल्दी लगाओ, सोचो गाइज। मुस्कान है या फिर चली गई? एक्चुअली मैं चारों को एक साथ लेके चलना चाहता हूँ। अच्छा, चारों ने लगा लिया। अब ऐसा है, आप बहुत पुराने ज़माने के लोग हो, आप कोई भी इंसान कुछ बोलता है, आप उस चीज़ को मान लेते हो, ठीक है। अब मैं एक पोप हूँ, पोप यानी फादर चर्च का। अब आप लोग बहुत साधारण इंसान हो, आपको कोई राइट नहीं है ज़्यादा कुछ, ठीक है। अब आप एक ऐसे इंसान हो जिसने पाप तो किए होंगे, उसको डर होगा कि हाँ मैं नर्क ना जाऊँ, या फिर जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके क्लोज वन हैं, आप चाहोगे कि वो लोग भी नर्क ना जाएं, ठीक है, वो भी स्वर्ग जाएं, जब वो मर जाएं तो वो स्वर्ग जाएं, ठीक है। अब मैं कहूँगा भाई, मैं फादर हूँ बेसिकली, है ना, तो मैं कहूँगा अब लोगों मेरे पे पैसा नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं लोगों के दिमाग के साथ खेलूंगा। अब मैं एक चीज़ निकालूंगा, वो होगा हमारा इंडल्जेंसेस। इंडल्जेंसेस एक टाइप की डॉक्यूमेंट होगी जिसमें कि लोगों को पैसे देने होंगे मेरे को, और मैं बोल दूंगा कि अगर तुम मेरे को पैसे दोगे और इस डॉक्यूमेंट पे मैं साइन करके आपको दूंगा, तो वो इंसान जिसको मैं डॉक्यूमेंट दूंगा, जिसने मेरे को पेमेंट करी है, वो अपने पापों से, वो अपनी गलतियों से मुक्त हो जाएगा। और यानी गलतियों से मुक्त हो गया, उसकी सारी गलतियाँ माफ़ होंगी, तो उसने जितने भी पाप करे, उसने जितने भी मतलब कि गलतियाँ करी हैं, सब माफ़, ठीक है। लोग उसको, तुम लोग मेरे से लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, अपने लिए, अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए लिए जा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी सेंस नहीं है इसमें। आपको, कुछ लोग हैं, आप चारों के चारों यकीन करो कि हाँ, ऐसा सच में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उनमें से एक इंसान आता है, आप चारों में से एक इंसान आ जाएगा कि भाई कोई रिजल्ट, कोई मतलब कि कंफर्मेशन, ऐसा कुछ होगा ही, ऐसा कुछ मतलब होगा, कुछ ऐसा मतलब कुछ भी, भाई मुझे एक रिजल्ट दिखा दो, ऐसा कुछ होगा, भगवान के ऊपर से नाम कट जाएगा रजिस्टर में से, इसने गलती करी ये वाली, है ना। तो भाई किसी ने सवाल पूछ लिया तो ये तो गलत बात हो गई। बिल्कुल यशवर्धन, मार्टिन ल्यूथर थे। लेकिन आप मेरी पूरी बात सुनो, मैं आपको एक मौका, आपको ही मौका दूंगा, जब आप सवाल पूछूंगा जब मेरे को बताना, ठीक है। जब तक मैं बता रहा हूँ आप मेरी बात सुनो, ठीक है, क्योंकि आपने अभी कुछ लिखा मार्टिन ल्यूथर, अभी मैं मार्टिन ल्यूथर पे आया ही नहीं था। मार्टिन ल्यूथर अभी मेरे ज़ुबान से थोड़ी देर बाद निकलने वाला था, लेकिन अभी निकाल दिया तुमने। जो बीच की स्टोरी थी सारी ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। मैंने लोगों के दिमाग के साथ खेला, अब लोग भी ले रहे हैं, ठीक है। अब एक नोबल ही थे, नोबल यानी पोप वाली कैटेगरी से एक इंसान आया था, मतलब आए तो बहुत लोग थे, लेकिन जो हम पढ़ेंगे 16th और 15th और 16th सेंचुरी में, वो थे हमारे मार्टिन ल्यूथर। उन्होंने बोला ऐसा कैसे भाई, ऐसे क्यों, क्या हो रहा है ये भाई, क्या हो, क्या रहा है ये। वो भी आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस का मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आयो, आपने उसका आंसर दे दिया, और आपने आई थिंक समझ भी लिया होगा इंटेलिजेंसेस है क्या, ठीक है।
हाँ, मैं बेसिकली ये बता रहा था, जब इसका मैसेज आने से पहले ही बता रहा, इंडल्जेंसेस उसने सिर्फ रोम में नहीं, एक्चुअली मैं सब कुछ बताने वाला था, एनीवेज बताऊंगा अभी। इंडल्जेंसेस उसने कहा क्यों ना मैं सिर्फ रोम में ना छोड़ के पूरे जितना भी यूरोप है उसमें सब में शेयर करूं। तो उसने एक सिमोनी करके एक नाम होता है, सिमोनी। सिमोनी क्या होता है पता है किसी को? सिमोनी क्या होता है बताओ, सिमोनी क्या होता है बताओ यश, सिमोनी क्या होता है? व्हाट इज सिमोनी? बताओ बताओ जल्दी। नहीं नहीं, सिमोनी होता है एक तरीके की, जैसे कि नहीं नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ट्राई किया मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बेसिकली सिमोनी एक चीज़ का ही होता है। अब मैं प्रिंसिपल हूँ, ठीक है, लाइक प्रिंसिपल ने, आपने जैसे कि नेपोटिज्म सुना होगा, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा होता है कि मेरे बच्चे भतीजे हैं वही बनेंगे भैया, जो भी बनेंगे। ठीक है, ऐसे जो पोप हुआ करता था ना, उसके जो भतीजे हैं, फिर भाई हैं, भाई बंधु, भाई भतीजेगिरी, उनको ही बनाएगा वो बाहर का पोप, या फिर कहीं का भी उसको पोप भेजना होगा वो सिमोनी के थ्रू ही बनाएगा। सिमोनी बेसिकली क्या होता है, अब आप एक कॉमन इंसान हो, वापस पहुंच जाओ अपने 1500 के टाइम पे। अब मुस्कान कह रही है अब भाई मुझे अपने अपने ये जो पोस्ट है, मेरे को जो भी पोस्ट है पीजेंट की, या फिर जो भी हमारी किलर उससे उससे नीचे वाली नाइट की, उससे मुझे ऊपर जाना है। तो अ, लोगों के बीच में ये बातें चल रही हैं, ये बात आ गई पोप के कान में कि लोग अपनी जो पोस्ट है उससे खुश नहीं है। तो पोप ने कहा आज से हम ऐलान करते हैं कि सिमोनी आप परचेज कर सकते हो। अब सिमोनी, अब अभी भी समझ में नहीं आया भैया क्या बता रहे हो। तो सिमोनी बेसिकली ये होता है, मैं आपको पोस्ट दूंगा, रिलीजियस पोस्ट दूंगा, आप उसमें आ सकते हो बहुत आसानी से, लेकिन आपको एक पेमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, अच्छा खासा पैसा खर्च पड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके दे दूं कि हाँ आप अब आज से इस पोस्ट पे हो। ठीक है, समझे कि क्या होता है सिमोनी? यानी सेल ऑफ पोस्ट, पैसे देकर। समझे? यस और नो, थम्स अप कर दो। अगर मैं जब पूछा करूँ समझे तो मेरे को थम्स अप कर दिया करो, जिससे कि मैं आगे बढ़ा करूँ। ठीक है, लेकिन अब हमने काफ़ी चीज़ें जान ली हैं, और जो बची हुई चीज़ें उसको मैं कवर कर रहा हूँ फटाफट से। ठीक है, बेसिकली जो हमारा यूरोप था, राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट में देख रहे हैं, तो वेस्ट का मतलब क्या है? यूरोप, है ना, वेस्ट का मतलब यूरोप तो ही है। तो यूरोप में जो क्रिश्चियनिटी थी, यूरोप में जो क्रिश्चियनिटी थी ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड थी। एक तो हमारे रोमन में लोग रहते थे, ठीक है, रोम में रहते थे जो कि रोमन लैंग्वेज बोला करते थे, और एक ईस्ट में रहा करते थे जो कि ग्रीक लैंग्वेज बोला करते थे। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, क्या उन डॉक्यूमेंट्स को सोसाइटी के लोगों ने एक्सेप्ट कर? बिल्कुल करते थे एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट को। नहीं, सिर्फ वो ट्रैप था पैसे के लिए। मुस्कान, वो सिर्फ एक तरीके से ऐसा रियल में होता है क्या? अगर आपने पाप किया है, अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया है, तो आप डॉक्यूमेंट यहाँ से धरती पर से तो नाम कटवा दोगे कि भाई इस बंदे ने कोई भी, अब ऐसा इसके पास कोई भी केस अभी ओपन नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या भगवान के पास से तो आप रजिस्टर, उनके भगवान के रजिस्टर में से नाम काटाओगे कि वैसा कुछ नहीं हुआ, कि भाई इसने ये करा था तो इसने अब ये नहीं किया होगा? अरे पोप ऐसे थोड़ी नहीं थे, बहुत ऐसे थे कि भाई ऐसे उनको लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। उनके एक होता है ना जो बिजनेस वाले लोग होते हैं, फिर जो लेवल सबके निकलेंगे वाले लोग होते हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कॉल पे, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, आप बिल्कुल फ्री रहिए, आपको हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे, और वैसे आपको बाहर नहीं निकलना घर से, वो करना पड़ेगा, है ना। तो यही
ऐसे लोग थे, पता है पोप क्या बोलते थे, अगर आपने ज़िंदगी में, देखो ऐसा तो है नहीं, पोप ऐसे बोलते थे आप लोगों से कि भाई ज़िंदगी में ऐसा तो है नहीं, आप जैसे सुबह उठोगे तो ऐसा हो सकता है, क्या पता गलती से आपके मुँह से झूठ निकल गया हो। झूठ एक सबसे बड़ी गलती होती है, आपने झूठ बोला है तो फटाफट से डॉक्यूमेंट ले लो, मैं साइन करके दे दूँगा, आप जिससे कि फ्री हो जाओगे। तो लोग कहेंगे भाई मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो कितने कितने झूठ बोले हैं, अभी इस डॉक्यूमेंट को ले लेता हूँ, जो जितनी भी मैंने गलती कर दी है, कम से कम वो सुधर तो जाएंगी भाई। हे जीसस, ओ लॉर्ड हेल्प मी, ऐसे तो बोलते हैं, मेरा यीशु यीशु प्लीज़ हेल्प मी। तो वो क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है, उनके बिलीव्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और बाद में बहुत अवेयर हो गई है कि ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ आए थे इनको अवेयर करने के लिए। मुस्कान, हमने कल क्या देखा था कि यहाँ पर फेथ ज़्यादा था, लॉजिक नहीं यूज़ करते थे, है ना। वैसा ही अभी भी यहाँ पे सेम चल रहा है। और प्रूफ मांगा था, प्रूफ मांगेंगे, जैसे कि देखो क्या बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या चल रहा था, फेथ ज़्यादा था और लॉजिक कम था। और हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, मॉडर्न जब सोसाइटी आई थी, जो पुरानी सोच के लोग थे वो तो ऐसा तो नहीं है, देखो आज के टाइम में देख लो, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो उस तरीके से नहीं सोच पाते जैसे हम सोच पाते हैं ना, लाइक ज़्यादा लॉजिकली। जैसे कि एआई की कोई वीडियो आ गई, ओ भाई मैं रिक्शा से गिर गई, मुझे 8 बाय पाकीज़ा जाना था, देख के नहीं चला रहे थे क्या, देखो मुझे सारा कीचड़ में गिरा दिया, गंदा कर दिया, कैमरा में रिकॉर्ड तो नहीं हो गया, वो वाली चीज़। अब कोई हमारे पेरेंट्स देखेंगे तो कोई कहेंगे कि हाँ ये तो यार रियल है, ये देखो कैसे कैसी वीडियोस बना रहे हैं। या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे देखिए लड़की कैसे कीचड़ में गिरे जा रही है। बेशक वो पुनीत सुपरस्टार को देख लें, फिर भी उसको उनको कोई ये, हमको तो ये लगता था वो आई थिंक एआई है, लेकिन एआई है या नहीं, वो तो रियल में ही नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने आप को देखो, या फिर अपने पेरेंट्स को देखो कि वो एआई को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग कभी कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ है, ऐसा नहीं कि हम लोग कर सकते हैं, जो हमारी आगे वाली जनरेशन है वो इतना, मतलब कि इतने क्या कहते हैं, इतने ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं जो कि हम खुद नहीं समझ पाते हैं। जैसे आजकल ऐसे कार्टून्स आ रहे हैं, ऐसे एनिमे आ रहे हैं, जिनको कि हम लोग को समझने में इतना मुश्किल आएगा जितना छोटे बच्चे समझते हैं, है ना। और कुछ टर्म्स हैं लाइक लेमिना, ये छोटे बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन ये जो ऐसे कुछ इस रिलेटेड टर्म्स होते हैं वो हम लोग नहीं समझ सकते हैं, है ना। लाइक बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, जेनजी लैंग्वेज हैशटैग सो कॉल्ड, सॉरी। एनीवेज, अपने टॉपिक पे आ जाओ वापस। सो जो हमारी क्रिश्चियनिटी थी यूरोप में, 2 पार्ट में डिवाइड थी, एक तो ग्रीक बोलने वाले लोग और एक रोमन बोलने वाले लोग, ठीक है, यानी एक रोम में और एक ईस्ट यूरोप में, एक वेस्ट यूरोप में, एक ईस्ट यूरोप में। जो वेस्ट यूरोप के था वो तो कैथोलिक चर्च था हमारा, ठीक है, क्या था हमारा, कैथोलिक चर्च, ठीक है। और जो हमारा ग्रीक था, ग्रीक चर्च, सॉरी ग्रीक बोलने वाले लोगों का जो ईस्ट वाला था वो था ऑर्थोडॉक्स चर्च, ठीक है। अब 15-16 सेंचुरी में प्रोटेस्ट हुआ कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट। कैथोलिक चर्च क्या है, ये वाला कैथोलिक चर्च, ये वाला, ठीक है, ये वाला। आवाज़ आ रही है मेरी, चली गई। हेलो गाइस, एक्चुअली मेरे पे लिखा है नो इंटरनेट कनेक्शन नीचे, इसलिए मैंने पूछा। तो ये था हमारा कैथोलिक चर्च, ये वाला है, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च ये वाला है ना। तो भाई लोगों ने कहा अब हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कैथोलिक चर्च के लिए। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हुआ कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में। जो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुई उसको बोलते हैं हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोटेस्टेंट बोलते हैं उसको बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटेस्टेंट हुए थे उनके भी कुछ डिवाइडेड पार्ट थे, जैसे कि ल्यूथरिज्म, जो कि मार्टिन ल्यूथर लिखा थे, उसको ल्यूथरिज्म बोलते हैं, यानी जो भी है उसके आगे इज्म लगा देना, ठीक है। ल्यूथरिज्म ल्यूथर लेके आए थे, कैल्विनिज्म कैल्विन लेके आए थे, ज्विंगलिज्म ज्विंगली लेके आए थे, ठीक है। और एंग्लिकन एक
टाइप का चर्च है जो कि ब्रिटेन का चर्च है, ठीक है, वो एंग्लिकनिज्म लेके आए थे, ठीक है। अब भाई अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, अब लोगों को समझ आ रही है कि जो धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब होता है धर्म सुधार। जो आपने जो गलतियां कर रहे हो ना तुम लोग, उनको सुधारो। स्क्रॉल अप, ये मतलब कि यही धर्म सुधार कि आप अपनी गलतियां सुधारो। उसके अलावा ये अलग से लोग हैं ना, वो इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी प्रोटेस्ट यानी उसके विरोध में लड़ रहे हैं कि आप जो कैथोलिक चर्च वाले तुम ज़्यादा बन रहे हो ना, वो उसको चेंज कर लो। तो वो हो जाएंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट वाले। लेकिन जो रिफॉर्म आई इस दौरान, समझना ध्यान से, जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के दौरान जो रिफॉर्म्स आए, यहाँ से रिफॉर्म्स जो निकले, ठीक है, उनको भी रिफॉर्म किया काउंटर रिफॉर्मेशन के थ्रू, जो कि कौन चला रहा था? कैथोलिक चर्च के पोप चला रहे थे। अब आप कहोगे कि भैया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या राजा वगैरह ने कुछ नहीं किया था? राजा क्या पागल थे वो लोग? उन्होंने कोई रोकने की कोशिश नहीं करी जब प्रोटेस्ट चल रहा था इसके अगेंस्ट? बताओ भाई, तुम बताओ मेरे को, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ कि बताओ राजा ने रोका होगा फिर नहीं रोका होगा। आप बता दो, मेरे डाउट क्लियर आप करो आज। बताओ भाई, तीनों चारों, जल्दी बताओ जल्दी। अच्छा, और बताओ। प्रोटेस्ट किया था तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, राजा ने कुछ नहीं करा। बाकी में उन्होंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि ये किंग है, सॉरी एक सेकेंड, जैसे कि किंग है, किंग के नीचे यहाँ पे पोप है इधर वाले, ठीक है। और ये जो लोग हैं, ये यहाँ के लोग, यहाँ के लोग और यहाँ के लोग भी विद्रोह कर रहे हैं। भाई क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, कर क्यों रहे हो ये? तो भाई ये जो राजा की अथॉरिटी थी ना, देखो चर्च ऑफिशियल यहाँ पे लिखा हुआ है, चर्च ऑफिशियल्स, ये हमारे नोबल हुआ करते थे। जो राजा कह रहे थे भाई मेरी अथॉरिटी, मेरे को तो इन लोगों ने बेवकूफ़ बना रखा है, यहाँ पे तो मैं से ऐसे ही बस मूर्ति की तरह बैठ रहता हूँ, इन सारा कुछ यही करते हैं, कोरोनेशन ये करते हैं, सब कुछ इनका यही है, हमारा मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, राजा का ये था। तो राजा भी शायद इसी तलाश में था। हाँ हाँ, सुनो तो सही। इस टाइम यही था कि क्या कहते हैं, राजा तो सिर्फ उसका रोल यही था ना के बराबर, जो रोल था सारा पोप का था। अब जितने लोग, इनको राजा का एक क्या था मौका, इसने राजा ने मौका पे चौका मारा, नाइट ऑफ पीजेंट के साथ, लाइक उनको सपोर्ट करने लगा कि हाँ बिल्कुल आप सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। तो राजा ने इन लोगों को सपोर्ट किया, ना कि इसके अगेंस्ट गया, ठीक है। तो इसलिए सक्सेसफुल हो पाई और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ठीक है। गॉट इट। उसके अलावा अब भाई कैथोलिक चर्च के जो पोप हैं उनको समझ में आने लगा कि भाई अब तो लोग समझदार हो रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या करें, अब तो हमारी पट धोती खुलती जा रही है, क्या हो रहा है, ये धोती खुलते आ रही है लोग तो हमारी। तो बोलते हैं अरे भाई हमें बचना है तो एक काम कर सकते हैं, जो हमारी जो रिफॉर्म निकाल के लेकर आ रहे हैं ना ये लोग प्रोटेस्टेंट वाले, हम उनकी भी वो थोड़ी रिफॉर्म कर देते हैं, थोड़े बहुत, जिसके हम पहले जो भी करते थे उन सारी चीज़ों को जो रिफॉर्म किया गया है उसको हम थोड़ा सा रिफॉर्म कर देंगे। लाइक रिफॉर्म कर रहे हैं उसके थोड़ा सा उसको उल्ट, काउंटर का मतलब क्या होता है बेसिकली, काउंटर का मतलब क्या होता है? काउंटर रिफॉर्मेशन। यहाँ पे रिफॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे काउंटर रिफॉर्मेशन हो रही है। बताओ मेरे को काउंटर रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, काउंटर का मतलब क्या होता है? काउंटर अटैक कर दिया मैंने, काउंटर रिफॉर्मेशन, बताओ बताओ। काउंटर अटैक करना ठीक है, लेकिन काउंटर रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? हम्म, उनसे अलग रिफॉर्मेशन करना। नहीं नहीं, अटैक वटैक कुछ नहीं किया था, नो अटैक, अटैक कुछ नहीं किया था।
नहीं नहीं, ये भी नहीं था। जस्ट आप ऐसे समझ लो इसको, काउंटर रिफॉर्मेशन। जो यहाँ पे प्रोटेस्टेंट वाले लोग इनको रिफॉर्म कर रहे थे, कैथोलिक चर्च को। सुनो सुनो, जो लोग सोच रहे थे प्रोटेस्ट, मतलब इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्टेंट वाले लोग इसको मतलब ये रिफॉर्म कर रहे थे, जितनी धर्म सुधार कर रहे थे, तो कैथोलिक चर्च का मानना ये था कि भाई तुम कर रहे हो उससे बढ़िया तो हम ही कर देते हैं, ठीक है। जो तुम रिफॉर्म दे रहे हो ना, उसको हम कर देंगे कुछ ना कुछ रिफॉर्म, ठीक है। लेकिन बाद में डिवाइड हो जाते हैं दोनों ही, देखेंगे आगे, ठीक है। अब जो क्रिश्चियनिटी थी, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक तो कैथोलिक, कैथोलिक यानी वही वाले काउंटर वाले, और प्रोटेस्टेंट जो कि भैया मानते हैं वो, हम तो अपने पे डिपेंडेंट है भैया, हमें नहीं मतलब तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम तो अपने पे अड़े हैं। तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, लेकिन हम तो अपने पे अड़े। अब प्रोटेस्टेंटेंट्स की भी दो पार्ट होते हैं, लुथेरियन होता है, या फिर लुथेरियनिज्म होता है, या फिर कैल्विनिज्म होता है, ठीक है। बहुत से होते हैं वैसे तो, इसके अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप देखोगे पार्ट्स ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब इसने कहीं और, अब यूरोप में कहीं एरिया, दूसरे एरिया में देखा इसने, और कहीं दूसरे एरिया में देखा इसने, और दूसरे एरिया में देखा इसने, ब्रिटेन में देखा, ठीक है। वो अभी आगे जानेंगे। अभी जस्ट इसका बैकग्राउंड चल रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड जैसे कि आपको क्लियर हो जाएगा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो, आई थिंक, आई होप कि ये जो विजिबल होगा स्क्रीन एकदम, और आप जूम कर सकते हो, जूम कर सकते हो ना, आप इसको पढ़ पा रहे हो ये जो लिखा हुआ है इधर, ये है ना, ल्यूथरन, एंग्लिकन, कैल्विनिस्ट, कैल्विनिस्ट इन्फ्लुएंस्ड, रोमन कैथोलिक, और ये सब मिक्स्ड वगैरह से, ठीक है। अब ये जो हमारा ये वाला है, ये हमारा कब का है, 16 सेंचुरी से पहले वाला है, ठीक है ना। तो इतने सारा जो पार्ट है वो हमारा इसका था, किसका बताओ। ये भी आयरलैंड का भी पार्ट, ये स्कॉटलैंड का आधा पार्ट, ये सर्डिनिया का, कोर्सिका का, ये सारा किसका है हमारा, ये रोमन कैथोलिक चर्च को फॉलो करते हैं। और ये बाकी सब बाद में आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ये चेंज होता जा रहा है मैप, ठीक है। और ये हमारे लुथेरियन को फॉलो करने वाले लोग हैं ये सारे। आई होप आपको दिख ही रहा होगा कि फालतू में डन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब यूरोप का 5th टू 10th सेंचुरी तक का मैप कैसा था, कुछ इस टाइप का मैप था, ठीक है। और यहाँ पे 3 जो डॉट्स हैं वो आपको बेसिकली ध्यान से याद करने हैं, याद रखने हैं। एक तो रोम है, एक कॉन्स्टेंटिनोपोल है, और एक जेरूसलम है। डू यू नो जेरूसलम क्या है, पता है आपको। गाइस डू यू नो जेरूसलम। गाइस प्लीज सर्च मत किया करो, जो आपको पता है वो बताया करो। कौन सा मैं आपको मैं पीट दूंगा। अच्छा और बताओ, जेरूसलम एक चर्च है, ठीक है, और बताओ। मुस्कान बताओ, रवि बताओ, यशी। यशी आज बहुत इनएक्टिव है, ऐसे क्यों। एनीवेज, नहीं बता रहा कोई, बिल्कुल, यशी बिल्कुल। जेरूसलम इज अ सेंटर ऑफ लाइक 3 रिलीजन, जहाँ से कि 3 रिलीजन ओरिजिनेट हुए थे, यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ठीक है। यहाँ से ही ओरिजिनेट हुए थे तीनों। इसका इम्पोर्टेंस इस्लाम में भी, यहूदी में भी है, और क्रिश्चियनिटी में भी, तीनों में। अब कॉन्स्टेंटिनोपोल किसने किया था, कॉन्स्टेंटाइन थे जो, है ना।
आपने देखा था रोमन एम्पायर का जो ब्रेक डाउन हुआ था, सोशल फॉर्मेशन पढ़ा था ये, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। आपने जैसे कि पढ़ा होगा कौन सा उसका रोमन एम्पायर का फॉल हुआ था, रोमन एम्पायर डिवाइड हो गया था दो पार्ट में, पढ़ा था। एक तो कॉन्स्टेंटिनोपोल बन गया था, है ना। तो वैसे ही देखो जो हमारा, एक सेकंड क्या हो गया ये? जो हमारा क्या कहते हैं, ये क्या लिख रहा है, यश क्या लिख रहा है ये? तो फिर है ना। तो बेसिकली यही जो हमारा दो पार्ट था। देखो बेसिकली मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट एंड चर्च में क्या डिफरेंस है। जो ईस्ट वाले लोग थे वो बोलते थे क्या, लाइक ये कब का है, 5th to 10th सेंचुरी की बात चल रही है, 5th to 10th सेंचुरी की है ना। लेकिन हम जो रिफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं 16th और 15th 16th सेंचुरी का पढ़ रहे हैं। और मैं अभी क्या बता रहा हूँ, बैकग्राउंड बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो ये डिवाइड हो गया था कि जो ईस्ट वाला पार्ट था, ईस्ट वाला पार्ट, यहाँ पे लोग ग्रीक बोलते थे जो कि ऑर्थोडॉक्स चर्च बना, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट था, ये वाला वेस्ट वाला, यहाँ पे लोग इटली बोला करते, इटालियन लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। और ये बन गया हमारा कैथोलिक चर्च बन गए, इधर वाला जितने भी थे तो कैथोलिक चर्च बन गए, और इधर साइड ऑर्थोडॉक्स चर्च बन गए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब डिवीजन होते हैं क्रिश्चियनिटी में, जैसे कि रोमन कैथोलिक्स और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स का, वो देखेंगे हम, ठीक है। क्रिश्चियंस प्रैक्टिस देयर रिलीजन्स डिफरेंटली, जो दोनों क्रिश्चियंस थे, दोनों टाइप के क्रिश्चियन जो डिवीजन हुआ है, वो अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो किया करते थे, ठीक है। जैसे कि रोमन कैथोलिक्स, वो सर्विसेज आर कंडक्टेड इन लैटिन, जितनी भी जो लिखा हुआ है बाइबल में उनका लैटिन में लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स में सर्विस और कंडक्टेड ग्रीक और लोकल लैंग्वेजेस जो लोगों को समझ में आती है, ठीक है, और ग्रीक। अब भाई देखो ऐसा है, अब ग्रीक वाले जैसे कि हिंदी वाले बच्चों को जबरदस्ती फ्रांस पढ़ाई जाए, जबरदस्ती फ्रांस पढ़ाई जाए, क्या पढ़ लेंगे वो? उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही फ्रांस वाले इंसान को किसी को जबरदस्ती हिंदी पढ़ाया जाए, उनको जिसने आज तक पढ़ी नहीं हो, तो क्या समझेगा वो कि को उनकी समझ पाएगा क्या रिलीजन बात करता है क्या नहीं, है ना। तो वही सेम चीज़ ईस्टर्न वाली ये करते थे कि लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाते थे। भाई तुम उनको पढ़ो समझो जानो और आप खुद से रखो। लेकिन जो रोमन वाले थे, नहीं भैया हमारा तो लैटिन है और लैटिन ही आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ रहा तो मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप मेरे से इंटेलिजेंस लो, कुछ भी बोल दो अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लग रहा है आप बोल दो अपने हिसाब से, लोग तो मान लेंगे, क्योंकि मैं तो पंडित हूँ ना, मतलब कि क्रिश्चियनिटी का पंडित हूँ मैं तो कुछ भी बोलूँगा, ठीक है। और एक तो ये हो गया। दूसरा ये था, जो पोप थे उनके पास अथॉरिटी थी ऑल ओवर अदर बिशॉप्स, मतलब कि उनके ये सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो पेट्रियार्क एंड द अदर बिशॉप्स हैड द चर्च एज अ ग्रुप, मतलब कि यहाँ पे एक ग्रुप काम करता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पोप था, पोप की अथॉरिटी थी, यहाँ पे एक ग्रुप की अथॉरिटी थी, ठीक है। यहाँ पे एक अकेला जो बोलेगा वो सब पे मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पूरा ग्रुप को एग्री करना पड़ेगा जब ही सब मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई इसने एक बोल दिया कि हाँ मेरे को इंटेलिजेंस दो तो सब कहेंगे हाँ चलो ले लो ले लो ले लो, क्योंकि इनमें दो तो एग्री होंगे, दो तो डिसएग्री होंगे ना इस चीज़ को लेके, ये तो गलत चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा जो पोप क्लेम अथॉरिटी ओवर ओवर द जो हमारा पोप था उसका मानना ये था कि भाई सबसे ऊपर मैं हूँ, मैं यानी पोप, किंग के ऊपर भी मैं, एम्परर के ऊपर भी मैं, सबके ऊपर मैं, सबसे ऊपर मैं, यानी वो अपने आप को भगवान ही माना करता था, लेकिन ऐसा वाकई में नहीं था, ठीक है। और इसमें ये था कि जो प्रीस्ट थे यानी जो पोप थे, जो हमारे पंडित लोग थे, वो लोग पंडित समझना कि पोप वगैरह को बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पोप वगैरह बोलना लाइक अजीब सा लग रहा है, पोप लाइक पंडित समझ जाओगे आराम से, पंडित भाई चर्च के पुजारी,
वो हमारे मंदिर के पुजारी होते हैं, पंडित वही पोप होते हैं हमारे चर्च के पुजारी, समझ रहे हो, लाइक इस रिलेटिवली टर्म में बताऊँ तो, है ना। जो हमारे चर्च के पंडित थे उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास बच्चे भी हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। वो हर एक तरीके से सेलिबेसी को प्रमोट करते थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से खुद को नहीं रोक पाते थे, ठीक है। अब ऐसा कैसे सेलिबेसी की वो उनके बच्चे हो रहे हैं, समझ रहे हो आप लोग। अब आप लोग काफ़ी समझदार हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं कि जहाँ पे आपको एक खुल के बता दूँ। और इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बोला कि डाइवोर्स इज़ नॉट परमिटेड, अगर आपसे जिससे भी पहली शादी हो गई वही आपका जीवन साथी होगा, कोई डिवोर्स वोर्स कुछ नहीं माना जाएगा इधर भैया। और सेम चीज़ सबका उल्टा ये है, ठीक है। यहाँ पे प्रीस्ट शादी कर सकते हैं, यहाँ पे किंग ऊपर है, जो पैट्रियार्क के ग्रुप ज़्यादा नहीं है। हाँ हाँ, नहीं पोप में वो था, जैसे कि मेरा बेटा बनना चाहे तो बन ले, लेकिन जो मैं अपना बनाना चाहूँ, मैं किसी को भी बनाना चाहूँ, मैं किसी को भी बनाना चाहूँ वो बन जाए, ठीक है। वैसे हाँ, हायरार्किकली मानो इसको, ठीक है। यहाँ पे प्रीस्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं, तो इसमें नहीं कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवोर्स अलाउड है अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में, और इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, ये दोनों मानते हैं जीसस और बाइबल को, ठीक है। दे यूज़ सेक्रामेंट सच एज बैप्टिज्म, सेक्रामेंट होते हैं जैसे कि आप सनातन धर्म में मानते हो 16, क्या बोलते हैं, 16 अरे कुछ होता है 16 करके, 16 रूल्स होते हैं कुछ करके, क्या बोलता है, वैसे ही यहाँ पे 7 प्रोमिसेस होते हैं, इसको बोलते हैं हम सेक्रामेंट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं सेक्रामेंट को, हाँ 16 संस्कार, सॉरी सॉरी 16 संस्कार, समझ गए, संस्कार, यहाँ पे 7 संस्कार होते हैं, ठीक है। नहीं 16 श्रृंगार नहीं, संस्कार संस्कार। और यहाँ पे पहला आता है, मतलब कि पहला उनमें से एक है बैप्टिज्म, बैप्टिज्म एक बेसिकली होता है ना, जस्ट गाइस कोई एक सेकंड देखो मैं, यशीद उमर, ओके, नो वन इज मुस्लिम हियर राइट, मुस्लिम्स की एक प्रोसेस होती है जिससे कि मुस्लिम बनते हैं, लाइक स्पेशली फॉर बॉयज, पता होगा, पता है। हाँ, तो वैसे ही बाप्टिज्म होता है, एक प्रैक्टिस होती है जिससे कि ये लोग, वैसे वैसे वाले मुस्लिम वाला नहीं, लेकिन ऐसे ऐसी ही प्रैक्टिस होती है जिससे कि वो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे बहुत ज़्यादा, ठीक है। मे भी हो सकता है वो, मुझे नहीं इतना आइडिया इस कैसे करते हैं, लेकिन हो सकता है किसी को पढ़ के वो एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। देयर रिलीजियस लीडर्स एंड आर प्रीस्ट, जो इनके रिलीजियस लीडर होते हैं वो प्रीस्ट होते हैं, पोप वगैरह होते हैं, ठीक है। और इनका मानना ये है कि ये भी कन्वर्ट करेंगे लोगों को, दोनों का काम यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करवाना, ठीक है। अब जो क्लर्जी थे, क्लर्जी बेसिकली कौन है, ये नोबल वाले लोग, ठीक है। द क्लर्जी वर the religious people of the Middle Ages. The Roman Catholic Church was one of the most unifying organizations during the medieval Europe. The order of rank in the church was Pope Bishops, ठीक है। क्लर्जी वही हुआ करते थे जो कि कैथोलिक चर्च को रन किया करते थे, ठीक है, मेडिवल यूरोप में। पोप क्या 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 हुआ करते थे, पोप हेड ऑफ द चर्च हुआ करते थे, इनके पास इतना इन्फ्लुएंस होता था कि वो किंग को भी इन्फ्लुएंस कर देते थे, ठीक है। टोटल कंट्रोल ओवर क्लर्जी, इनका पूरा कंट्रोल रहता था क्लर्जी पे, साथ ही साथ नीचे के ऊपर के हर एक पे कंट्रोल रहता है, ठीक है। बिशॉप्स भी उनकी तरह ही होते हैं और प्रीस्ट भी उन्हीं के एक सब कैटेगरी होती है, ठीक है। यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। अब आता है हमारा कॉजेज क्या रहे थे, कॉजेज,
तो कॉजेज हमारे रहते हैं कुछ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस। अब इससे पहले तो कोई डाउट तो नहीं है? करूं क्या? क्योंकि प्रॉपर नोट्स है नहीं है, बस इतना ही है बस। इतना इतना ही काफ़ी है, चलो कोई बात नहीं, शेयर कर दूंगा। एक काम करो, तुम अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको प्रॉपर ही भेज दूंगा मैं, ठीक है? कॉजेज ऑफ द रिफॉर्मेशन, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अब चारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा रिफॉर्मेशन के लिए? चलो 1 2 3 4 लिख के भेज दो, 1 2 3 या 4, कोई एक है, बताओ सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा होगा? अच्छा, 3 4 और 3 और बताओ। इकोनॉमिक्स 3, अच्छा, और सबसे मेन, सबसे ज़्यादा मेन एक बताओ यश। एक कहीं से ही आया बस अभी तक। नो, इट इज़ रिलीजियस। अब रिलीजियस पे कैसे कि लोगों की जो आ, बताऊंगा कैसे, लेकिन जो था हमारा, मेरा क्वेश्चन था वो, उसका आंसर था रिलीजियस, ठीक है? रिलीजियस ही मेन था। मैंने कहा आपका, लाइक मैंने एकदम हाईलाइट किया था रिफॉर्मेशन का। रिफॉर्मेशन का मैंने मतलब बताया, धर्म सुधार, धर्म सुधार। धर्म सुधार का मेन क्या होगा कॉज? रिलीजियस कॉज, है ना? गेट इट? आप है ना एक्चुअली मेरे को ध्यान से नहीं सुनते, एक बार ध्यान से सुनोगे ना मेरे, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे बोली हुई बातों में ही मेरे आने होता है अनसीन पैसेज होता है, मैं उस तरीके से हूँ। आंसर में बता दो, क्वेश्चन भी फिर मैं पहले आंसर देता हूँ फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। ऐसे तो होता है अनसीन पैसेज में, पहले लिखा होता है बहुत सी चीज़, आंसर लिखा होते हैं, फिर क्वेश्चन दिए होते हैं। एनीवेज, सोशल कॉज क्या है? एक रेनाइसेंस आया था, रेनाइसेंस पता होगा, अपनी क्लास 11th में पढ़ा होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे एक बच्चा है जिसने कि नहीं पढ़ा। रेनाइसेंस, रेनाइसेंस होता है पुनर्जन्म। बेसिकली एक तरीके की प्रैक्टिस होती है जहाँ पे कि सब कुछ, लाइक सब कुछ चेंज हो जाता है, लाइक चेंज इन द सेंस कि हर चीज़ का जन्म दोबारा से होगा, जैसे कि बिल्कुल रीबर्थ। और ये जो टर्म है रेनाइसेंस, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग समझते हैं, ठीक है? कोई बताना चाहेगा रेनाइसेंस क्या होता है? किस किस को पता ही बताओ। चलो मैं बताता हूँ, एक सेकंड को। आप ना इस चीज़ से समझ जाओगे। अच्छी बात है यश, गुड गुड। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उसके बाद मैं माइक ओपन करूंगा। यश आप बताना क्या होता है, ठीक है? मिडिल एज ये था हमारा। अब मैं ये कहूँगा दोबारा से, एक ऐसा टर्म है जो कि अलग अलग स्कॉलर, अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से समझाते हैं, ठीक है? मिडिल एज है ये क्या हो गया इतना बड़ा? ये हो जाएगा हमारा क्या? मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स 1500 से अर्ली, अरे अर्ली 1600s, ठीक है? और बीच में क्या आएगा हमारा? ये बेसिकली मान लो इसको ट्रांजिशन फेस मान लो, ठीक है? जो कि मिडिल एज को मॉडर्न टाइम से जोड़ रहा है, ठीक है? क्योंकि जैसे कि हमने इसमें देखा कि इतना जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो हमारा किसका है? पुराने वाले का है, लेकिन इसके बाद जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा, नया चीज़ आ रही है, ठीक है?
आई होप समझ गए होगे। इस दौरान लोगों में ह्यूमनिज्म की एक भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, लोगों का जो फेथ था, फेथ ख़त्म होकर एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। भाई लॉजिक चाहिए हमें इस चीज़ में। इस टाइम में जो एक रिलीजन था उसको हटा के सेक्युलरिज्म स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसमें जो पहले लोगों को इतनी आज़ादी नहीं थी, मैं अभी रेनेसांस की बात कर रहा हूँ। रेनेसांस में आपको मैं आई थिंक ये चीज़ मैं बताऊँगा जब मैं रेनेसांस पढ़ाऊँगा दोबारा से। रेनेसांस में एक जो पहले लोगों को सोचने की आज़ादी नहीं थी कि नहीं आप लोग नहीं सोच सकते कुछ भी। अगर आप भाई सोच, अगर मैं पोप हूँ, अगर मैंने आप लोगों को सोचने का मौका दे दिया तो फिर तो आप मेरे को पता नहीं क्या क्या बोलोगे और क्या क्या पता नहीं कैसे कैसे मेरे को आंसर दोगे और पता नहीं मेरे क्वेश्चंस पे ही क्वेश्चन करोगे, है ना। तो मैंने मना कर दिया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ऐसे ही था उस रेनेसांस से पहले कि कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता। उसके बाद जब रेनेसांस आया, यहाँ से एक ने स्टार्ट किया, फिर उससे इंकरेज होके बहुत सारे लोग क्या करने लग गए, खुद से सोचने लगे। अब इसी दौरान एंटी चर्च फीलिंग स्टार्ट हो गई। एंटी चर्च यानी ये क्या हो रहा है भाई, भाई हो क्या रहा भाई, ये ऐसा नहीं चलेगा अब। जो चल रहा है अब नहीं चल, अब आगे नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखी गई प्रॉपर तरीके से ब्यूटी इन द वर्शिप, कैसे पूजा की जाती है। इसमें मतलब ये रहता है, पूजा हमारे भगवान के बीच में होती है, ना कि किसी तीसरे कोई बीच में आता है। हमारे भगवान और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। अगर हम पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पंडित कोई बैठाएंगे जब भी हमारी पूजा सफल होगी। अगर हम मन से पूजा करेंगे, इस टाइम ये वाला आइडिया आ गया था। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। अब मैं ऊपर ही जाता हूँ वापस। हाँ, अब रेनाइसेंस भैया, एंटी चर्च वही कि कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जा रहे थे कि जो आपकी जो प्रैक्टिसेस है ना, वो अब ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएंगी। अब हमें समझ आ रहा है सब कुछ, जितने तेज़ बन रहे हो ज़्यादा तेज़ मत बनो। अब हम समझ रहे हैं और हम कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ कैसे हो जाएगा भाई, इंडल्जेंस ऐसे हो कैसे सकता है। आपने मेरे को डॉक्यूमेंट दे दी साइन करके कि आपके सारे पाप खत्म, वाकई में ख़त्म हो जाएंगे, हैं वाकई में। ये लोगों को सोचना यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये था एंटी चर्च की फीलिंग। एंटी चर्च यानी जो चर्च का जो भी सारे प्रैक्टिसेस थे, जो वो रूल्स बनाते थे कि भाई तुम्हें ऐसे करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, अब उन पे क्वेश्चन खड़े होने लग गए, क्यों करेंगे हम। समझ गए यश। अब आता है सोशल कॉज। द रेनाइसेंस वैल्यू ऑफ ह्यूमनिज्म सेक्युलरिज्म लेड पीपल टू क्वेश्चन द चर्च। जैसे मैंने बताया कि इस टाइम रेनाइसेंस के टाइम ह्यूमनिज्म आ गया, सेक्युलरिज्म आ गया, जिसने कि लोगों को प्रमोट किया, उनको हेल्प करी, जिससे कि वो क्वेश्चन कर सकें चर्च को। ठीक है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस पता है ना, गुटनबर्ग में जो फर्स्ट टाइम हुई थी, उसने मदद करी जो आइडियाज़ हैं उन पर सोचने के लिए। ठीक है, हमारा पॉलिटिकल क्या आता है, पावरफुल मोनार्क चैलेंज द चर्च एज सुप्रीम पावर इन यूरोप। क्या, प्रिंटिंग प्रेस। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज़ और मैं क्या बता रहा था, पॉलिटिकल में एक कॉज था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और बता रहा था, पॉलिटिकल कॉज में ये रहा था कि जो भाई मैं राजा हूँ, अब जो मेरे नीचे है पोप, मेरे नीचे ही रहना चाहिए, ऊपर नहीं आए मेरे से। तो यहाँ से पावरफुल मोनार्क है, उन्होंने चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया चर्च को, भाई तू अब सुप्रीम पावर नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम पावर मैं हूँ, राजा मैं हूँ, ना कि तू। ऐसा बोला भाई किंग ने। बहुत सी लीडर्स ने उन्होंने देखा पोप एज अ फॉरेन रूलर एंड चैलेंज हिज अथॉरिटी। अब भाई वो जो बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत सारे किंग थे, बहुत सारे मोनार्क थे, उन्होंने देखा भाई पोप, अच्छा हम तो अपने देश को चला रहे हैं, लेकिन ये जो पोप हैं ये तो पूरे देश विदेश सबको चला रहे हैं। तो अब भाई वो विदेश को चला रहे हैं देश में रहने के बाद भी, फिर तो ये बात हो जाएगी कि मेरी अथॉरिटी पे चैलेंज आएगा।
ठीक है भाई, मेरी जो अथॉरिटी है राजा की, वो लोग क्या सोचेंगे, कैसा राजा है कि अपने मतलब नीचे जो लोग हैं उनको रूल नहीं कर पा रहा, वो उनको उल्टा उल्टा रूल कर रहे हैं, हो रहे हैं उससे, समझ रहे हो? तो एक होता है ना जेलसी वाली फीलिंग, वो फीलिंग यहाँ पे उगने लग गई राजा के। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर अगर मैंने यहाँ पे अभी चैलेंज नहीं किया इसकी अथॉरिटी को, पोप की, तो मैं खतरे में आ जाऊंगा, समझ गए? इकोनॉमिक कॉज ये था, यूरोपियन प्रिंस एंड किंग्स वर जेलस ऑफ द चर्च वेल। अब भाई राजा क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है, सबसे ज़्यादा धन दौलत होती है ना, जब तो राजा बनाए जाते हैं। और लड़ाई क्यों होती है? धन दौलत के लिए लड़ाई होती है। धन दौलत आ गया यानी राजा बन गया। गॉट इट? तो अब लेकिन जो बिना लड़ाई करे, बिना झगड़ा करे, लेकिन जो पोप था, जो चर्च था, उसके पास तो वेल्थ बहुत ज़्यादा थी राजा के अकॉर्डिंग। तो भाई इनको थोड़ी जलन होने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, हमसे भी ज़्यादा कैसे उनके पास वेल्थ आने लगी? ठीक है, तो इसलिए भी एक रीज़न बन गया ये। मर्चेंट एंड अदर रिसेंटेंट हैविंग टू पे टैक्सेस टू द चर्च। भाई छोटा इंसान है, उसको भी चर्च को पे करना है टैक्स, बड़ा इंसान है उसको भी पे करना है, जो नाइट है उसको भी पे करना है, सबको करना है, मतलब सबको। अब रिलीजियस क्या था, अब जो मेन है, सम चर्च लीडर्स हैड बिकम वर्डली एंड करप्ट। मर्चेंट्स को करना पड़ता था अगर उनको कुछ भी चीज़ बेचनी है या फिर कुछ भी करना है। जैसे कि देखो, आप भगवान को दूध चढ़ाते हो, आप उनसे पूछते हो कि भैया भगवान पैसे दे दो मेरे को, भगवान मैं आपको दूध चढ़ा रहा हूँ मेरे को पैसे दो, भगवान मैं आपको बेल पत्थर चढ़ा रहा हूँ मुझे पैसे दो उसके, भगवान मैं आपको पैसे चढ़ा रहा हूँ 10 का नोट चढ़ा रहा हूँ मेरे को 20 का नोट दे दो। पूछते हो भगवान से, ये कहते हो उनसे जाके। तो चर्च उनके लिए भगवान ही है, वो इतने उस लेवल के इंसान थे कि वो कुछ भी नहीं सोच सकते, उन्हें देना है तो देना है, समझ रहे हो? नहीं, वो अगर 35 वाला दूध होता है ना अमूल का, अगर वो उसको भी लेन देन करें ना, उसका कुछ टैक्स वो चर्च को देंगे। एक रूल था ये, समझ रहे हो? अब जो चर्च था, जो चर्च के लीडर थे बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में सोचते थे कि अब पूरा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक तरीके का ये चर्च पोप थे, वो अपने अकॉर्डिंगली रूल बनाया करते थे कि भाई पैसा, भाई पोप क्यों थे, क्यों करप्ट बन रहे थे? क्योंकि भाई उन्हें पैसे से मतलब है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं, कुछ ना ना कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे तो पैसे चाहिए मेरे। कैसे वे उससे डॉक्यूमेंट्स बेच के आए, टैक्सेस से आए, राजा दे, मर्चेंट दे, नाइट दे, या फिर मेरे खुद के लोग दें, या फिर पीजेंट्स दें, भाई मुझे तो, मैं तो एक्सेप्ट कर लूँगा पैसों को कहीं से भी आ जाए, फॉरेन के लोग दें, मेरे देश के लोग दें, सबको एक्सेप्ट मुझे करना है। ठीक है, पैसे आएंगे तो फिर ये करप्ट हो जाएंगे, करप्ट यहाँ पे हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है करप्ट हो चुके थे। मैनी पीपल फाउंड चर्च प्रैक्टिस सच एज अ सेल ऑफ इंडल्जेंसेस अनएक्सेप्टेबल। नहीं मुस्कान, जैसे मैंने बताया इस टाइम पे लोगों को क्वेश्चन करने का कोई भी अधिकार नहीं था, जिसके हमें पता है रिनाइसेंस के बाद लोग क्वेश्चन करने लग गए चर्च से, लेकिन उससे पहले की बात चल रही, कॉजेस पर पढ़ रहे हैं, यानी क्या परेशानियां चल रही थी जिससे कि रिफॉर्मेशन हुआ। अब परेशानियां चलेंगी जब भी तो कुछ रिवॉल्यूशन होगा ना, है ना? कॉजेस पढ़ रहे हैं, ये दिक्कत चल रही थी इसकी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। अब भाई जो सील ऑफ इंटेलिजेंसेस था, ये लोगों ने बोला ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कैसे भी, लोगों को समझ आने लगी। ठीक है, अब जो हमारी चीज़ आती है उसको ध्यान से सुनना। अब मैं अपने नोट से बता रहा हूँ, और आप लिख सको तो लिख लेना। देखो, मैं लिखूँ या फिर एक्चुअली मेरे नोट से आपको समझ में आएगा नहीं, ये आप इसको समझना ये क्या है। ये मानो आप, ये एक बंदा है जो कि जो पोस्टर नहीं लगाते हैं, आज भी आप देखोगे बाहर अपने कॉलेज के एनएसी और एवीपी के लग जाएगा, कैलेंडर दिखा हुआ, पोस्टर वगैरह लिखा हुआ, दिखते नहीं दिखते, लोग लगाते नहीं लगाते पोस्टर वगैरह, जिससे कि बहुत ज़्यादा ऐड हो। ऐसे ही क्या करते थे जो
पोप वगैरह होते थे, किसी ना किसी को ये बता दिया करते थे कि आपको एक ऐसा लगाना है, चर्च के बाहर लगा दो या फिर कहीं पे भी लगा दो, जिससे कि पता क्या होगा, लोग इसके पढ़ के आएंगे हमारे पास। ये फोटो मैंने इसलिए लगाया था, ठीक है। अब देखो 31 लिख रहे हो ना सारे, अगर लिख रहे हो तो मेरे को अभी चारों का अभी विद इन अ सेकेंड थम्स अप चाहिए। व्हाट अबाउट यश? अच्छा कोई बात नहीं, देखो लिखोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं लिखोगे तो लॉस में रहोगे, क्योंकि आप इसको लिखने के मतलब कि समझने के बाद ही भूल जाओगे जस्ट। लेकिन लिखा रहेगा, जैसे कि मुस्कान ने लास्ट टाइम लिखा था, मैंने उससे पूछा था, सारी चीज़ बतानी सेम टू सेम, ठीक है। इसके अलावा 31 अक्टूबर 1517 में मार्टिन ल्यूथर, अब सुनो जो मुद्दे की बात है, मार्टिन ल्यूथर परेशान होकर, किससे परेशान होकर? सेल ऑफ पोस्ट और इंडल्जेंसेस, इससे परेशान होकर, लाइक परेशान होकर लिख देता हूँ, इस चीज से परेशान होकर वो एक क्या देता है, इससे परेशान होकर लिखता है 95 थेसिस। ये लिखता है, कौन लिखता है? मार्टिन ल्यूथर लिखते हैं, ठीक है। इन्होंने ही बेसिकली स्टार्ट किया था इस दौरान 15-16 सेंचुरी में रिफॉर्मेशन, ठीक है। इतना समझ गए? नहीं, इसमें डगलस का क्या रोल है? और गाइस एक चीज़ और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपने रिफॉर्मेशन के लिए कहीं गैप छोड़ा है? रिफॉर्मेशन क्या है क्या नहीं, उसके लिए एक मैं एक्चुअली लिखवाना भूल गया, सॉरी, सो सॉरी। और गाइस आज है ना, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ यही हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा, शायद पूरा भी हो पाएगा, भी नहीं हो पाएगा। रिफॉर्मेशन लिखो गाइस, मैं बोल रहा हूँ, लिखो आप। बोलूं? द रिफॉर्मेशन वॉज ए, देखते हैं हम दोनों में सबसे पहले कौन लिखेगा। द रिफॉर्मेशन वॉज ए रिलीजियस मूवमेंट beginning in 16th century that attempted to purify the Christian church मोरली भी करना है और जो उसके प्रैक्टिसेस हैं डॉक्ट्रिनिकली भी करना है, ऑन द बेसिस ऑफ बाइबलिकल नॉर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ बाइबलिकल नॉर्म, यानी जो बाइबल में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही प्योरीफाई करना है। यानी आप जो पोप कुछ भी बोल रहा है, भाई लोगों को उसका नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी पोप बोल रहा है हम उसको मान ले रहे हैं, तो ये चीज़ हटा के अब लोग उसको समझ रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं बाइबल को, क्या लिखा हुआ है उसमें।
अब उसी के अकॉर्डिंग भैया जो लिखा है वही आप बताओ। डाउन ये, ओ सॉरी, मोरली मोरली। ठीक है। अच्छा, मार्टिन ल्यूथर ने, देखो मैं मार्टिन ल्यूथर की एक जस्ट अभी मैंने एक थीसिस डाउनलोड किया था, जस्ट आपको दिखाने के लिए, जस्ट आपको दिखाने के लिए, और किसी के लिए नहीं। पर कहाँ पे मिलेगा, एक सेकंड दिखाता हूँ। हम्म, नहीं डाउनलोड्स कहाँ से देखते हैं गाइस? डाउनलोड्स, देखो देखो ओपन हो गया। ओपन हुआ क्या? देखो इस टाइप की थीसिस थी। डेट क्या है? 31 अक्टूबर 1517। 95 थेसिस बाय मार्टिन ल्यूथर, दिख रहा है? आई होप दिख रहा होगा। अब ये कुछ डिस्प्यूटेशन ऑफ द पावर, बड़ा करूँ थोड़ा सा, अब प्रॉपर दिख रहा होगा, है ना? आप बेसिकली देख सकते हो इसमें, इसमें कुछ भी याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 95 का 95 याद करना है, बिल्कुल भी नहीं, एक भी याद नहीं करना है इसमें से। जैसे आपको एक सैंपल की तरह दिखा रहा हूँ, ठीक है? इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमीन। देखिए कुछ ऐसी इस टाइप के हमारे 95 दे रखे हैं। देखो 95 लास्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे देखो, इंटेलिजेंस का बताया, एंड वाला बताया, जो अगर आप स्वर्ग में भेज रहे हो एक किसी इसके थ्रू ट्रिब्यूट करके तो सही है, लेकिन जो जो आप फॉल्स सिक्योरिटी को दे रहे हो कुछ भी कह के, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, एनीवेज देख लिया किस टाइप का था 95 थेसिस। और उन्होंने पता है कहाँ पे लगाया था? ये इस टाइप, एक टाइप का पैम्पलेट था। मैं दोबारा बताता हूँ। 31 अक्टूबर 1957 को मार्टिन लूथर किंग ने स्टार्ट किया था रिफॉर्मेशन का एक प्रोसेस। क्यों किया था? एक चीज़ से परेशान हो गए थे, एक चीज़ से परेशान हो गए थे कि भाई वो सिमोनी, इसका मतलब होता है सिमोनी या फिर सेल ऑफ पोस्ट्स। एक सेकंड, क्या मैसेज था? हाँ, क्योंकि यश ये था कि सही बात है, यहाँ में सारी चीज़ वही लिखी हैं जो लोग सोच रहे थे ना, नए नए लोग आ रहे थे तो सोच रहे थे भाई ये तो गलत बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए आपको। वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस में लिख दिए थेसिस में, ठीक है? सेल ऑफ पोस्ट को लेके, इंडल्जेंसेस को लेके परेशान, इससे परेशान होकर मार्टिन लूथर ने 95 थेसिस लिखा। और इसकी पेम्पलेट विटिन वर्क, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना विटिन वर्क, देखो दिख रहा होगा आपको, विटिन वर्क दिख रहा है, दिख ही रहा होगा। विटिन वर्क की चर्च के वॉल पे लगा दिया, गेट पे। कहाँ पे लगा दिया? विटनबर्ग चर्च के, स्पेलिंग गलत होगी चर्च की, चर्च के गेट पे लगा दिया। ठीक है, क्या हुआ? हाँ जी, चर्च के गेट पे लगा दिया।
और इन्होंने बहुत, ऐसा नहीं कि भाई तलवार वलवार लेके पहुंच गए चर्च में भाई चलो, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या हो गया, ये क्या है ना? तो इन्होंने अ, बहुत ही ज़्यादा पीसफुली किया था जो भी किया था। नॉट रिवोल्टेड, लिखना नोट, एक पॉइंट, नॉट रिवोल्टेड बट वांट हेल्दी डिबेट। वो कहते थे हमें भाई लड़ाई नहीं करनी है, बिल्कुल भी ना, युद्ध नहीं करना है, बस एक हमसे इस चीज़ पे डिस्कस करो, डिबेट करो, ऐसा क्यों होना चाहिए। हम, मैं एक, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी जो गलती है, जो मेरा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, उसको सॉल्व करो। जो मार्टिन लूथर थे ये भी हमारे उसी कैटेगरी से आए थे, यानी जो हमारे जो नोबल थे ना, वहीं से वो निकले थे। बट जो हमारे, ऐसा नहीं है कि भाई मान गए, चलो ठीक है ठीक है, मान मान रहे हैं, ओके ओके मार्टिन लूथर हम आ रहे हैं आपके पास। इन्होंने बुलाया, ये मार्टिन लूथर सिर्फ अकेले नहीं थे, इनका पूरा ग्रुप था, ठीक है। तो क्या होता है, मार्टिन लूथर को बुलाया चर्च ने, ठीक। तो एक सेकंड, इससे पहले एक चीज़ रह गया, एक सेकंड को। बट चर्च, बट पोप था जो चर्च में, स्टार्टेड टू रिप्रेस इनकी जो 95 थीसिस को, उसको रिप्रेस करना स्टार्ट कर दिया कि ना भाई ये क्या कर रहा है भाई, मेरा पैसा ख़त्म करवाएगा क्या तू। तो फिर क्या होता है, अब इसका ग्रुप था जो मार्टिन लूथर का, तो चर्च बुलाता है कि भाई आ जाओ आप, यहाँ पे आ जाओ, कैथोलिक चर्च में, जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। तो भाई जो उसका ग्रुप था, इसका जो ग्रुप था ना मार्टिन लूथर का, उसने मना कर दिया, नहीं, अगर तू वहाँ पे गया, क्योंकि गाइस इससे पहले ये होता था कि अगर आपने चर्च के अगेंस्ट कोई भी बात छेड़ी तो भगवान आपको माफ़ नहीं करेंगे, और इसकी सज़ा आपको मिलेगी। सज़ा क्या होगी, आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ये हम नहीं करेंगे, मैं नहीं कर रहा, जस्ट ये भगवान, भगवान ने बोला ही, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो वही चीज़, उसको बुलाया मार्टिन लूथर को, लेकिन इसकी टीम ने मना कर दिया, नहीं आप नहीं जाओगे, अगर हम वहाँ पे चले गए इसका मतलब ये है कि भाई तुम खत्म। अब ये जो डिबेट थी, ये जो डिबेट के लिए यहाँ से डिबेट करना चाहते थे ना, डिबेट से सारा ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, रिवॉल्ट में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो रिवॉल्ट नहीं करना चाहते थे, उन्होंने सिर्फ एक हेल्दी डिबेट की एक मांग रखी, लेकिन पोप ने उसको रिप्रेस करना स्टार्ट किया। भाई एक तो बहुत प्यार से पूछ रहे हैं, आप उसको भी अब नकार रहे हो, तो वे क्या करें। अब ये डिबेट धीरे धीरे करके रिवॉल्ट का रूप ले रही है, ठीक है। अब मार्टिन ल्यूथर ने 3 राइटिंग लिखी अपने कॉन्सेप्चुअल वे में, लिख सकते हो, राइट 3 राइटिंग्स इन अ कॉन्सेप्चुअल वेज। 1520s आते आते, 1520s आते आते इन्होंने 3 राइटिंग्स लिखी, ठीक है। पहला था हमारा जस्टिफिकेशन ऑफ फेथ, जस्टिफिकेशन ऑफ फेथ, गाइस एक सेकंड रुको, गाइस जस्ट अ मिनट। यस गाइस, आवाज आ रही है? कहाँ पे था मैं? हाँ हाँ, एक्चुअली कॉल के बाद है ना आवाज़ कट जाती है, फिर आती नहीं है। पहली लिखी थी राइटिंग, जस्टिफिकेशन ऑफ फेथ। दूसरी लिखी इन्होंने प्रीस्टहुड ऑफ ऑल पीपल, और प्राइमेसी ऑफ स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स,
ठीक है। अब इन चीज़ में क्या क्या लिखा था, पहली वाली ये थी, उसमें क्या लिखा था, ओनली फेथ इज़ द वे टू गेट सेल्वेशन, सिर्फ फेथ, ठीक है। और दूसरी चीज़ में लिखते हैं वो इस वाले में लिखते हैं, मतलब फेथ ऐसा नहीं सोचना कि मार्टिन लूथर भी इसको ऐसे इसी में प्रमोट कर रहा है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि उसका मानना ये था कि जो यूज़लेस चीज़ है ना, कि आप पैसे दे दो आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको मुक्ति मिलेगी। इसमें फेथ का मतलब ये यहाँ पे ही बताया गया है, ठीक है। साल्वेशन के थ्रू ही आपको सेल्फ फेथ से ही, मतलब या भक्ति श्रद्धा से ही आपको मिलेगा वो मिलेगा सेल्वेशन, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, लाइक लाइक प्रीस्टहुड वाली चीज़, इसमें बताया नो डिफरेंस इन पीपल, कोई भी लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक जैसे हैं। बाइबल को खुद पढ़ो, कोई भी यहाँ पे सब प्रीस्ट पंडित हैं, यहाँ पे सब प्रीस्ट हैं, जो बाइबल पढ़ेगा वो पंडित है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारा लास्ट आता है प्राइमेसी ऑफ स्क्रिप्चर्स, इसमें ये होता है बाइबल मैटर करता है। इसमें उन्होंने बाइबल की व्याख्या करी, पोप की व्याख्या करी, पोप क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सब इसमें चीज़ बताई गई। इन्होंने बोला फोकस करो बाइबल पे रीड करने पे, ना कि किसी की पोप पे डिपेंड रहो, ना किसी की हायरार्की पे डिपेंड रहो, ना कि किसी चर्च के इस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंड रहो, ऐसा कुछ नहीं। समझ रहे हो। और स्क्रिप्चर्स यहाँ पे क्यों लिखा गया है, स्क्रिप्चर्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि स्क्रिप्चर इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। हमें स्क्रिप्चर से ही पता चलता है, स्क्रिप्चर से क्या क्या लिखा गया है वही चीज़ एक नोट डाउन करी एक जगह पे, गेट इट। और गाइज एक चीज़ और, ये हम बात कर रहे हैं कहाँ की, रिफॉर्मेशन इन जर्मनी, जर्मनी में ही देखा गया ज़्यादा, है ना। और मार्टिन ल्यूथर ने भी जर्मनी में ही देखा था सारा कुछ। और जो जर्मनी में हम देखें, 3 वाला है हमारा प्राइमेसी ऑफ स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है, स्क्रिप्चर्स से हमें, जैसे कि हम अगर आज के टाइम पे देखें इंडिया की बात करें तो हमें हिस्ट्री कहाँ से पता चलती है, स्क्रिप्चर से पता चलती है ना। ऐसा तो नहीं कि कोई भी बोल देगा कि ऐसा ऐसा हुआ है तथास्तु, वैसा हो जाएगा तथास्तु, हाँ वैसा हुआ है वैसा होगा, तुम वैसे कर लोगे ठीक है हो जाएगा। नहीं, हमें स्क्रिप्चर से पता चलता है कि कौन सी प्रॉपर नॉलेज है, क्या सोर्स है नॉलेज का, है ना। इसके अलावा ये फोकस करते हैं कि बाइबल पे रीड करो, बाइबल को रीड करो, ना कि किसी तीसरे चौथे के बीच में आके अपना और भगवान के बीच में किसी को लाओ। ना ही किसी किसी पे डिपेंड रहो, पोप पे डिपेंड रहो, ना ही किसी हायरार्की पे डिपेंड रहो कि हाँ भाई इसने ये नहीं है तो उसके नीचे वाले से हम बात कर लेंगे, ये हमारे भगवान तक सैल्वेशन के लिए प्रे कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ चल रही थी जर्मनी में, सिटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था वेल्थ का, और अर्बन एरियाज़ में कंटिन्यूशन था फीडल फीडुअल मतलब फीडुअल सोसाइटी का, ठीक है। ठीक। और गाइज लेट 15th और अर्ली 16th सेंचुरी में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इन जर्मनी, पहला था हमारा सिटी में, दूसरा था हमारा रूरल एरिया में। सिटी में यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वेल्थ का, ठीक है, क्योंकि जर्मनी में पेपर, टेक्सटाइल, लीड, इन सब का डेवलपमेंट हो रहा था। एक सेकेंड, फेथ का इम्पोर्टेंस बताया है कि भाई आप अंधविश्वास मत करो, फेथ पे ध्यान रखो, क्योंकि अंधविश्वास और श्रद्धा में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है नहीं होता है। अभी कोई भी आपको बोल देगा कि भाई आप पैसे चढ़ा दो 5,000 रुपये लगभग, फिर हम भगवान आपकी सुन लेगा, यही हो जाता है हमारा क्या, अंधविश्वास, ठीक है। ये इंडल्जेंसीज वाली चीज़ हो जाएगी, ये हमारी सेल ऑफ पोस्ट वाली चीज़ हो जाएगी। लेकिन मार्टिन लूथर बोलते हैं आप श्रद्धा रखो, दिल से पूजा करो, भगवान को पैसे नहीं चाहिए आपसे, आपका वक्त चाहिए, जो कि हम बहुत लोग मानते हैं
आज के टाइम पे भी है ना। अच्छा, क्या क्या? हाँ, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का बताया था। जर्मनी में लेट 15th अर्ली 16th सेंचुरी में सिटी में देखा गया, इन सिटीज़ देखा गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यानी जो वेल्थ था प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, किसी के पास ज़्यादा आ रहा था, किसी के पास आ ही नहीं रहा था, किसी के पास कम आ रहा था। ठीक है, ये रिफॉर्मेशन के कुछ कॉजेज हैं। ओ 9 बज गए गाइस, एक सेकंड, एक दो पॉइंटों का ख़त्म करा देता हूँ। वैसे अब कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है रिफॉर्मेशन में, बहुत सी चीज़ आप लोगों ने जान ही ली है। ठीक है, वैसे जानने के लिए तो बहुत कुछ रहेगा रिफॉर्मेशन में, लेकिन जो अब एक बैकग्राउंड सेट किया है आज मैंने, आई थिंक आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, बाकी देखो बैकग्राउंड तो आज कवर हो ही गया है, मोस्ट ऑफ द आपने क्या क्या देखा रिफॉर्मेशन के बारे में, है ना, समझ गए होगे जितना मैंने कोशिश करी समझाने की। है ना, और मैं कोशिश करूँगा कल मैं प्रॉपर नोट्स ले आऊँ यहाँ पे। अब यकीन नहीं मानोगे, मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नोट्स बना के रखे थे, लाइक खुद के नोट्स के पीडीएफ। सोचा कि इसमें टाइम मिलेगा तो मैं ये करा दूंगा। देखो दिख रहे हैं, लेकिन टाइम ही नहीं बचा। कोई बात नहीं, कल मैं ये कवर करा दूंगा ये वाला रिफॉर्मेशन का पूरा। देन उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया के चोला वाले एम्पायर पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, मीटिंग ऑफ कर दूं। थैंक यू याद दिलाने के लिए, क्योंकि मेरे पे पहले भी कॉल आया था लेकिन मैं भूल गया। ओके, बाय बाय गाइस, बाय बाय।